चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भाई आज आपका आईबीपीएस क्लर्क मेंस संपन्न हुआ। ठीक है। मेरी ज़्यादा स्टूडेंट से तो बात हुई नहीं है भाई, क्योंकि जितने ही पुराने स्टूडेंट्स थे लगभग 2 या 3 साल बाद मैं दोबारा से टीचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा गैप है। ठीक है। एक दो स्टूडेंट से बात हुई है, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स थे, उनके कोई भाई बंधु दोस्त फ्रेंड है ना। तो एज यूजुअल आपको भाई पेपर मॉडरेट था, बट सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, मैंने ज़्यादा एनालिसिस भी देखा भी नहीं है अभी, ना मेरी ऐसी कुछ बात हुई ज़्यादा, बट जितना भी मेरे पास डाटा है, बट फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है ना आपके पास, भाई वो 30 ही मिनट का है। ठीक है। अब आप समझ लो कि क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होता है, 95% से 96% क्वेश्चन हमेशा आपकी रेंज में ही रहते हैं मेरे भाई, पीओ को अगर मैं छोड़ दूँ तो। ठीक है। पीओ अभी हटा दो, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ अगर मैं हटा देता हूँ, तो 95% से 96% क्वेश्चन आपकी रेंज में ही होते हैं, एक आधे को अगर छोड़ दिया जाए तो। बट इंपॉर्टेंट क्या है, आपका राइट पिक होना चाहिए, है ना। आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजाइज आप होने चाहिए कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने। क्योंकि 40 में से आप देखोगे भाई 36-37 क्वेश्चन करने लायक ही होते हैं, और मिनट आपके पास सिर्फ 30 होते हैं। तो इस 30 मिनट में ही आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर्स करना होता है। ठीक। तो ये कोई इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं रखता कि आप कंटेंट कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। ठीक है भाई, एक सबका मॉडरेट कंटेंट होता है, उसी रेंज में होता है, आप जहां मर्जी से करो, जैसे मर्जी से करो, है ना। कंटेंट के पीछे कंटेंट तो यार आपको मिल ही जाएगा भाई, कोई भी टेस्ट सीरीज लोगे, है ना, या बहुत सारे एजुकेटर है, किसी से भी आप, जिससे भी आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है वहां से कर रहे हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं होता भाई कंटेंट में, बस 19-20 का फर्क होता है, कोई कोई चीज एक्स्ट्रा करा देता है, तो कोई चीज यानी एक आधी चीज क्या पता स्किप कर देता है, या जो भी उनके प्लान्स होते हैं उस हिसाब से हम लोग सब प्लान करते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपको डेली करना है, डेली ये 30 मिनट वाला जो फैक्टर है ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, मेरे वीक पॉइंट कौन से हैं, मैं इन पे ज्यादा काम करूँ। समझ रहे हो। तो मेरा कहने का ये मतलब है सिर्फ कि मल्टीपल सोर्सेज ना यूज करके, अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है भाई आरआरबी पीओ मींस के लिए। ठीक है। आज आप फ्री हो जाओगे, आज आप रिलैक्स करना, आज आपको 8 साढ़े 8 बजे या अराउंड आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा हम सेम लेवल रखेंगे, है ना, लास्ट ईयर का जो 2024 का आया था ना, तो उससे रिलेटेड हम लोग को सेशन आज का करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, है ना। तो आप ध्यान रखना भाई ये कि कंटेंट तो आपको मिल ही जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, जैसे मर्जी मिल जाएगा, बट उस कंटेंट को करना, है ना, और अपने अंदर उसको असिमिलेट करना, है ना, और आपकी जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको उन पे काम करना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। ठीक है। आप उस सेक्शन को कैसे देखते हो, कैसे नहीं देखते, है ना, कि एज ए मॉडरेट देख रहे हो, एज ए डिफिकल्ट देख रहे हो, है ना, या एज ए आप इजी देख रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो बस इतना मतलब है, डेली प्रैक्टिस करना, डेली प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 30 मिनट करो, चाहे आप 25 मिनट करो, है ना, कम से कम आधा घंटा आप अपने लिए रोज निकालो। कंटेंट ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है। 30 दिन है, अच्छे से प्लान करो। आज का दिन या आज का सेशन पहला सेशन इसलिए कि आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओ कि लास्ट ईयर 2024 या 2023 में कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो ऑलरेडी जो स्टूडेंट है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सारे अवेयर होते हैं कि भाई 2023 2024 का मेमोरी बूस्ट है ना, सब यूट्यूब पे है, अवेलेबल है। तो आप आराम से उनको देख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आज का सेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आज का मेरा सेशन भी आपका यही है ना, आपके पीवाई क्यू से रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैंने उठाया और आपका क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट किया और मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है। उसमें से आप देखोगे अराउंड 50% ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके, मतलब बहुत कम चेंजेस किए हैं मैंने, लेकिन बहुत कम चेंजेस किए हैं, जो 2024 और 2023 का डाटा आपके पास आया था। मेनली जो 2024 का डाटा फिलहाल हम लोग वो करेंगे। ठीक है। उसके बाद 50% ऑफ क्वेश्चन जो होंगे सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के होंगे, जो आपके 2020 से लेकर 2024 तक का जैसा भी डाटा है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं, सिर्फ आरआरबी पीओ मेंस के हिसाब से। ठीक है भाई। और सेकंड चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 थैंकफुल टू द टीम, है ना, आपका जो चैनल है लर्निंग कैप्सूल चैनल, मिस्टर हर्षल अग्रवाल सर, उनको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि मैंने उनके चैनल से मेमोरी बेस की हेल्प ली है ना। और भाई उनकी टीम को भी, उनके कंटेंट क्रिएटर्स को भी बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, कि उनके सहयोग से, है ना, और उनके काम से, कि आज मैं भी, है ना, आपको ये सेशन बता पा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब पे सर्च करते हैं मेमोरी बेस्ड, तो उनकी वजह से, उनके एफर्ट की वजह से, लर्निंग कैप्सूल और मिस्टर हर्षल अग्रवाल सर की वजह से, और इनके कंटेंट टीम की वजह से, और जिन स्टूडेंट्स ने इनको बनाने में हेल्प की है उन सब की वजह से, कितने लाखों बच्चों का ना, आप ये सोच के देखो कि मतलब चीजें हमें पता लग रही है।
ठीक है। और हम भी एजुकेटर एज ए कंटेंट क्रिएटर बनाता मैं भी भाई, मैं 2018 से कंटेंट बना रहा हूँ मेंस का और कैट का, आपका दोनों सेक्शन का, एलआरडीआई का भी, रीजनिंग का भी और किसका, क्वांट का भी। तो मैं जानता हूँ भाई कितना ज्यादा एफर्ट लगता है कंटेंट बनाने में, ठीक है। ऐसा नहीं होता है आपके पास तो मान लो 40 क्वेश्चन आ गए मेमोरी बेस्ड यूट्यूब पे जो भी है ना, तो उस 40 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती भाई, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी जरा सारा जो काम होता है ना फैकल्टी मिलके और जो कंटेंट क्रिएटर्स हमारे भाई लोग हैं, वो सब है ना अपनी ट्यूनिंग करके और अपना अपना एफर्ट लगा के तब जाके आपके पास 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जितने भी है वो आपके पास यूट्यूब पे पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो दोबारा से अगेन 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 थैंकफुल हर्षल अग्रवाल सर एंड उनकी सारी कंटेंट क्रिएटर की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और उन सब स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने पेपर देने के बाद चैनल से बात करी, सर के टच में रहे और उनको डाटा दिया, है ना। और उनके कंटेंट क्रिएटर से बात करके सबने मिलके मेमोरी बेस्ड पेपर तैयार किए भाई, ठीक है। तो चलो एक नई शुरुआत है आज की, आपका टॉप 500 का सेशन हमारे मैं ले रहा था आपके, ठीक है। तो टॉप 500 क्या 500 क्या 5000 ले लो चाहे 50 ले लो, वो कोई मैटर नहीं करता, बट ये है कि आप उससे कनेक्ट होने चाहिए और आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज से फिलहाल अभी एक सेशन ऐसे ले रहा हूँ मैं आरआरबी पीओ में, इसका थोड़ा सा आपका आइडिया लग जाएगा। बाकी देखते हैं सीरीज एक नई स्टार्ट करेंगे टॉप 300 के नाम से या टॉप 400 के नाम से, वो कोई मैटर नहीं करता। जो ऐसा नहीं है कि जो पुराने मैंने टॉप 500 क्वेश्चंस कराए, आई थिंक 17 या 18 आपके पास सेशन होंगे, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। बट हाँ, उसमें थोड़ा सा आपको काम क्या करना पड़ेगा, देखो डाटा डिफिकल्ट भी है वहाँ पे, है ना, क्योंकि एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं जो क्वेश्चंस बनाता हूँ दे आर 5 to 10% स्लाइटली डिफिकल्ट एज योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उस पे आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, इजी इजी वाले क्वेश्चंस कर लेना जो आपके बॉक्स के अंदर है। अगर नहीं भी कर रहे हो तो आज आपसे कर लो। दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ आरआरबी पीओ मेंस, ठीक है। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। अब चाहो तो आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्वांट बाय अरुण पांचाल। फिलहाल आप एक सेशन ये करो, उसके बाद हम लोग मंडे से नया और प्लान करते हैं। नया प्लान क्या भाई, यही प्लान है ना। पहले थोड़ा सा गो थ्रू होएंगे हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, फिर जाके हम थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करेंगे 10-15 दिन 15 दिन तक, है ना। फिर बाकी के जो 5-7 दिन है उसमें थोड़ा सा और क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स ना जाके धीरे धीरे बॉक्स की तरफ जाएंगे, बिल्कुल ही बॉक्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। पर शुरू के 10-15 दिन तो भाई एक्सपेरिमेंटल चीजें थोड़ी थोड़ी बनती है, 5-10% ऊपर नीचे, है ना। देखो वो तो करना ही पड़ेगा ना आपको, कोई जरूरी तो नहीं है कि ठीक है 97-98% चीजें वही की वही रहनी है, पर फिर भी भाई हमारा तो काम है सारी चीजें कराना। एज ए एजुकेटर एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें, है ना, हम लोग टच कर पाए, हम लोग कवर कर पाए, ठीक है। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। आप चैनल का नाम है क्वांट बाय अरुण पांचाल, आप टेलीग्राम पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ग्रुप का नाम भी यही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है भाई। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ तो मैं ऑलरेडी आपको क्या करता हूँ कमेंट में पिन कर देता हूँ भाई। कई बार क्या होता है, मान लो अगर मैं पीडीएफ आपकी पिन करना भूल गया तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं हाथ के हाथ में देखता रहता हूँ कमेंट्स, ठीक है। अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं वैसे पिन कर दूँ, वैसे बहुत कम होता है ऐसा कि मैं भूल जाऊँ एक बार, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई, जय बजरंग बली, नया सेशन है, भगवान का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करना कि ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए मैंने पहले सेशन में, ठीक है। ये समझ के चलो 50% क्वेश्चन आज के लगभग सेम लेवल के हैं, है ना। कुछ चेंजेस तो देखो बनते ही हैं, डायरेक्टली तो मैं भी नहीं उठाऊंगा, है ना, किसी भी सोर्स से कैसे भी। तो जो मेरे से बेस्ट पॉसिबल हो पाया वो मैंने अभी फिलहाल एक सेशन के लिए ट्राई किया, क्योंकि आज आपका आईबीपीएस क्लर्क मींस जब तक आप ये सेशन देखोगे आपका कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप चाहो तो आज से स्टार्ट करो, नहीं तो भाई एक रिलैक्स ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मत करो, चाहे संडे को भी मत करो, मेरे हिसाब से मंडे से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो एक नई स्टार्ट लेके नई एनर्जी लेके आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आई विल सजेस्ट यू सॉल्यूशन अगेन, आप बिल्कुल नहीं देखोगे सॉल्यूशन, ठीक है। सो खुद से ट्राई करो एंड आई एम डैम श्योर कि 90-95% चीजें आप खुद से कर लोगे, मे बी 100% भी कर लोगे, बट अगर हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में अगर कोई किसी टाइप की कोई डिफिकल्टी आती है आपको, तो तभी जाके आप इसकी भाई वीडियो सोल्यूशन देखना, अदरवाइज वीडियो सोल्यूशन मत देखना, पीडीएफ से सीधा आप कर लेना, वीडियो खोलना भी मत चाहे, है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप तक डाटा पहुंचना चाहिए और आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कंटिन्यू मैनर में रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ये आपका 2024 का ही क्वेश्चन है ना। सिर्फ नंबर्स मैंने चेंज किए होंगे, थोड़ा बहुत एक आधा कंसेप्ट ऐड किया होगा, है ना, उससे ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश नहीं की है। मैक्सिमम जो टारगेट रहा है 2024 2023 तक का ही रहेगा अभी, है ना। बाकी हम पुराने पेपर्स भी और भी करेंगे जैसे जैसे मुझे डाटा जो भी मिलता जाए, ठीक है।
चलिए, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इन फॉर्म ऑफ m दिया हुआ है, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी और है y/7 इज इक्वल टू 11 ओवर z+1। y इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। y इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है। अब देखो सिंपल सी इक्वेशन है भाई, एक रूट आपका दिया हुआ है y। तो आप खुद देखो यार, 7 × 7 कितना होता है, 7 + 7 कितना हो गया भाई, 14 7 7 49 कितना हो गया, 7 × 7 कितना हो गया, दैट इज 49। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है दैट इज m-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी m, इसके दोनों के दोनों रूट मेरे पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि y जो होगा दैट इज द सेम वन, दैट इज अ कॉमन रूट, है ना, वो होगा। यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 7 आ जाएगी। तो दिस इज सो सिंपल। सेकेंड वाली इक्वेशन जो भी आपको दिया हो आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, 7/7, y/7 दिया हो ना, और ये कितना आ जाएगा, 11 ओवर z+1 आ जाएगा। दिस इज कैंसिल आउट। तो z+1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 11 के। z की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 10 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार मैंने IBPS क्लर्क मेंस में भी आपको कराया, बहुत नॉर्मल है ना, तो आराम से इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 इंटू जेड, यानी 10 की मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो पहली क्वांटिटी आ जाएगी मेरे पास 100। सेकेंड ये p इक्वल टू y+3 का होल स्क्वायर। अब y तो मेरे पास सिंगल रूट 7 ही है ना, तो व्हाट इज p, दिस इज 7+3 का होल स्क्वायर, दिस इज 10 स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 मेरे पास आ रही है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर E इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट आ जाइए। ये आपका अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने चेंजेस किए, चलो देख लेते हैं। z इज ए 3 डिजिट नंबर सच दैट इट्स टेंस डिजिट इज y लेस देन दैट ऑफ इट्स यूनिट डिजिट, ठीक है। z आपका एक 3 डिजिट का नंबर है। इफ 211 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम z, the result is p. What is p? p is a 2 digit number whose unit digit is 50% more than that of its tens place digit and both digits of p are prime. Find the sum of the digits of z. बहुत सारे क्वेश्चन किए, हर सेशन में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो आप खुद देखो, सबसे पहले समझो क्या दिया। देखो z मेरा एक 3 डिजिट का नंबर है, अगर मैं उसमें से 211 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, p आता है। इतना तो मुझे समझ में आया, ठीक है। और z से रिलेट एक इन्फॉर्मेशन और क्या दी है कि इसकी जो टेंस प्लेस डिजिट है ना, और यूनिट प्लेस डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, आपको y दिया हुआ है, ठीक है। अब आप समझो व्हाट इज p। p वो 2 डिजिट का नंबर है, दैट बी इन द फॉर्म ऑफ ab, जिसकी दोनों की दोनों डिजिट्स आपके पास क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, है ना। एक तो ये फैक्टर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि b दैट इज व्हाट, यूनिट प्लेस डिजिट 50% ज्यादा होगी इसकी टेंस प्लेस डिजिट से। यहाँ पर कहानी समाप्त हो गई, ठीक है। जैसे ही इसने बोला 50% ज्यादा होगी, दैट मीन्स ये वाला जो नंबर होना चाहिए दैट मस्ट बी एन इवन नंबर। क्लियर होती है कहानी। भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके पास क्या होगा, कोई नंबर 50% ज्यादा है, इसका मतलब जो रेशियो होगा दैट विल बी इन 2:3। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर होना चाहिए दैट शुड बी एन इवन नंबर, है ना। अब पॉइंट्स में आना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई कोई भी नंबर अगर आपके पास होगा, क्या उसके डिजिट्स पॉइंट्स में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्लियर होती है कहानी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज फॉर श्योर ए इज एन इवन नंबर। अब इवन तो मेरे पास एक ही प्राइम नंबर होता है भाई, इवन तो एक ही प्राइम नंबर होता है, दैट मीन्स ये नंबर तो 2 रहेगा, उसके अगली वाली डिजिट आ जाएगी, दैट इज सिंपल 23 होगा। बस देखो कितना इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ था, कितना इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ कि ये वाला जो फैक्टर है ना 50% वाला, यहां से तो मुझे ये पता चल गया कि 2 और 3 के रेशियो में होगा। अगर इसने प्राइम ना दिया होता तो नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या क्या होती समझिए, या तो 23 होता या 46 होता, इससे ज्यादा तो कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं ना मेरे पास, या तो फिर ये कितना हो जाता मेरे पास 69 हो जाता। बट इसने बोल दिया कि दोनों की दोनों डिजिट्स आपके पास क्या दी हुई है, प्राइम दी हुई है। ऐसे कर लो, इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, दैट इज 23, ठीक है। तो जेड मेरे पास निकल कर आ गया कि 211 में मैं क्या ऐड कर दूंगा भाई, 23 ऐड कर दूंगा। 3 और 1 कितना हुआ 4, 2 और 1 कितना हुआ 3, दिस इज 234, सिंपल, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज 234। और बहुत सारी चीज पूछ लेगा सिंपल, इसने तो भाई सम ऑफ डिजिट्स पूछ लिया। मान लो कुछ ऐसा रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है, इसकी यूनिट डिजिट पूछ रहा है ना, या इसके थोड़े से फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में पूछ रहा है, इसका किसी के साथ एलसीएम या एचसीएफ पूछ रहा है ना, तो बहुत सारी चीजें वो पूछ सकता है, बट बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो आंसर सिंपल 4 + 3 + 2 4 5 6 7 और एक 8 और एक कितना आ जाएगा
9 आ जाएगा मेरे पास। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, आई होप कोई समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन को लेके। आगे बढ़ते हैं, है ना। सो दैट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना। आप थोड़ा सा ना इसका नेचर समझना क्वेश्चन का, ठीक है। जब आप अटेम्प्ट करोगे, है ना, तो आप देखना इसको, बिल्कुल सोल्यूशन मत देखना इसका, ठीक। चलिए, तो पी एंड क्यू इन्वेस्टेड ₹324,000 in a scheme that offering simple interest at 16% per annum. The time period of Q's investment is 2 years more than that of P's investment. ठीक है, तो अब आप समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझ लो। जैसे ये इसने लगाया भाई आपका 3Z, समझना ये 3Z का इसका क्या है, इन्वेस्टमेंट। इसने लगाया 16% से। अपने को पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है भाई। 1 साल का 16% है तो 4 साल का कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4, PRT बाय 100, ऐसे कर लो, है ना। इसका टाइम पीरियड जो भी होगा दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ टी, वो अपने को नहीं पता। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट जनरेटेड बाय पी, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन आ जाओ, है ना। आगे और बार एक बार और पढ़ लेते हैं लोग, है ना, कि आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड द इंटरेस्ट अर्नड बाय पी इज 75% लेस देन दैट ऑफ क्यू। तो भाई इंटरेस्ट का रेशियो दे दिया ना इसने, तो मेरे पास एक ही तो ऑप्शन है क्या, कि भाई इंटरेस्ट का निकाल के इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा इंटरेस्ट निकाल के, ठीक है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन रुपीज इतना फॉर वाई ईयर्स एट 32% पर एनम इफ द टाइम पीरियड ऑफ क्यूज इन्वेस्टमेंट इज y+2, है ना। तो अब आप समझ लो कि Q का टाइम पीरियड इसने इन फॉर्म ऑफ Y दे दिया, ठीक है। तो और P का जो टाइम पीरियड है वो इससे 2 साल क्या है, कम है, या दूसरी लैंग्वेज में बोलो Q का 2 साल ज्यादा है, तो भाई इसका टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा, सिंपल। नाउ कम टू द पॉइंट कि 24,000 इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड बाय Q, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था, है ना। बस समझने वाली बात है, करना आपको डायरेक्टली था, क्योंकि एक्चुअली में जो रेशो लेना है दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर टाइम पीरियड एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। समझने का तरीका है, जैसे मर्जी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई y+2, ये वाला फैक्टर मेरे पास आ जाएगा। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय Q एंड दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड बाय P आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड। क्लियर? अब वो क्या बोल रहा है कि P का जो इंटरेस्ट जनरेट है वो 75% कम है Q से, तो भाई सिंपल हो गया ना। P का जो इंटरेस्ट होगा दैट इज 25% ऑफ Q, P का जो इंटरेस्ट हो गया दैट इज 1/4 ऑफ Q। क्लियर? तो इसको मैं इक्वेट कर दूं, इसका 1/4 कर दूं, तब भी कोई समस्या नहीं है। 16% से 16% कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, ये तो इक्वेट कर दिया, बट अपने अपने पास दो फैक्टर निकल कर आएंगे, जेड और वाई, दो वेरिएबल है ना। अब आप देखो, क्योंकि फाइनल सिंपल इंटरेस्ट अर्न करना है मुझे इस वाले अमाउंट पे वाई साल के लिए 32%, तो ये देखना है। देखो कई बार आपने अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, व्हेन यू नो आप कंटिन्यूअसली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि कोइंसिडेंटली ना डाटा मेरे पास बन के निकल कर आ जाता है ना। इंडिविजुअल वेरिएबल्स की वैल्यू में नहीं निकाल पाता, बट कुछ इक्वेशंस या नंबर्स ऐसे सेट होते हैं मेरे पास कि कुछ इक्वेशंस बन जाती है, जो डिजायर्ड डाटा है वो निकल पाएगा, है ना। तो बस अपने को यही देखना है, क्या मैं इस वाले एक्सप्रेशन तक पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अपने को सिर्फ पहले, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस ये आ गया अपने पास कितना भाई, 6,000, है ना। और 3 का अगर आप यहां से करोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 2,000। क्लियर है भाई? तो दिस इज व्हाट कम्स, दिस इज 7, दिस इज जेड इनटू आई इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड मेरे पास निकल कर आ जाएगा। इस वाले फैक्टर को थोड़ा सा ध्यान देखो भाई, जेड -2000 चाहिए, तो अब देखो जेड यहाँ पर फंसा हुआ है और 2000 यहाँ है, इसका मतलब आप क्या करो, वाई वाई वाले टर्म्स एक साथ कर लो, 2000 इंटू वाई, है ना। और सॉरी, दिस इज नॉट, दिस इज y+2, है ना, दिस इज y+2 आपको दिया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा जेड भी मैं ऐसे लिखता हूँ, दो भी ऐसे लिखता हूँ, कंफ्यूजन हो जाती है मेरे भाई। 2000 इंटू वाई प्लस ये कितना आ जाएगा, दिस इज 4000। आई होप दिस इज क्लियर। अब आप देखो वाई वाला फैक्टर आप इधर कर लो, जैसे आप वाई कॉमन ले लोगे ना यहाँ से, इसको इधर शिफ्ट किया तो दिस इज व्हाट जेड -2000, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 4000 के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब आप समझो वो क्या बोल रहा है
देखो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जेड माइनस 2000 का अमाउंट है, दिस इज प्रिंसिपल, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 32% मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, दिस इज वाई, इसकी तो वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप देखो जेड माइनस 2000 इंटू वाई की वैल्यू अपने पास है, इसका मतलब इस इक्वेशन का 32% अगर आप निकाल दोगे तो यू विल गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट, दैट्स व्हाई दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, समझ रहे हो, है ना। तो इतना इतना ट्रिकीनेस और इतना ही आपको काम करना है, ठीक है भाई, बस इतना आपको ध्यान रखना था। देखो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज 32%, ठीक। 32 को 4 से मल्टीप्लाई करो, अब 32 को 4 से गुना करना है तो डबल डबल करके कर लो ना भाई, 32 का डबल 64, 64 का डबल कितना होगा 128, ठीक है, 1280 इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1280, क्लियर। चलो, तो आई होप वैसे तो कोई समस्या होगी नहीं, है ना, तो इतना भी कोई इतनी ज्यादा भी इस क्वेश्चन को लेके ट्रिकीनेस नहीं थी, है ना। अगर मान लो अगर कहीं फंस भी रही हो तो वीडियो सोल्यूशन आप देख के आराम से उसको सॉर्ट आउट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन था, है ना, इस क्वेश्चन का मतलब जहां से भी यार, अब तो नॉर्मल मैंने लर्निंग कैप्सूल से ही अपना यहाँ से हेल्प लेके बनाया है ना, बट अब देखना यार इस क्वेश्चन में मैं शायद थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूँ कि क्या ये ऐसा ऐसा डाटा हो भी सकता है, ठीक है। दोनों मेथड से करेंगे, है ना। जब मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा था तो पहले वाला मेथड भाई मेरे को तो समझ में आया नहीं था, आई मीन समझ में नहीं, क्लिक नहीं किया था कि मैं एकदम से देखूं और एकदम से ये वाली मेरे को नजर पड़ जाए, वो नहीं हुआ था, ठीक है। मैंने भी बेसिक मेथड से ही किया था, ठीक है। बट बाद में जाके मैंने देखा कि यार ये तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। दोनों मेथड आप देखना, पहले मैं आपको फर्स्ट वाले मेथड से बताता हूँ, है ना, कि अगर आपको ये मेथड क्लिक कर जाने वाली बात होती है, ठीक है। चलो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ पी क्यू एंड आर टुगेदर 3 years ago was 56 years, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज 20% मोर देन दैट ऑफ एज ऑफ पी आफ्टर 4 years, ये वाली मेरे को सिचुएशन दी हुई है। क्वांटिटी वन थी 414 एंड क्वांटिटी जो सेकंड है दैट इज 600 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड। तो जो मेथड, अगर ये वाला मेथड आपको क्लिक कर रहा है, ऑन द स्पॉट क्लिक करने वाली बात होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे को या चीजें कम समझ में आती है या आपको चीजें कम समझ में आ रही है ना, बट ऑन द स्पॉट क्लिक करने वाली बात होती है। अब आप समझना, मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर पी क्यू आर की प्रेजेंट एज पी क्यू आर में ले लूं, है ना, ये 3 साल पहले का दिया हुआ है, तो इन सबकी एज में से 3 3 साल घटा के तो ये वाला डाटा आया होगा। इसका मतलब क्या होगा, इनका जो प्रेजेंट का जो सम हो जाएगा दैट इज 56 मल्टी प्लस 9, इतना तो मेरे को क्लियर है ना। अब आप समझो दैट इज पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 65, दिस इज द इक्वेशन। अब आप रिजल्ट देखो, मुझे क्या चाहिए, 600% ऑफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड आर, यानी ये वाला एक रिजल्ट चाहिए मुझे। अगर आप इस इक्वेशन का भी 6 टाइम कर दोगे ना भाई, इस इक्वेशन का भी अगर आप 6 टाइम कर दोगे तो व्हाट यू गॉट दैट इज 65 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 30, है ना, 6 6 36, 5 6 30, यानी 390 मेरे पास निकल कर आया। समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। इस इक्वेशन का 6 टाइम मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया, अगर मुझे क्लिक होता है तो, है ना, उस केस में बात कर रहा हूँ कि 600% इसका 6 टाइम चाहिए ना, तो अगर आप देखोगे 6 टाइम ऑफ 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का 6 गुना मेरे पास 390 आ रहा है, मुझे मांग रहा है 6 टाइम ऑफ क्यू प्लस आर, तो दिस इज वेरी श्योर ये वाला डाटा तो 390 से कम ही होना चाहिए ना। और पहली क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 414 दी हुई है। भाई अगर आप कम भी ना लो, इसको इसके इक्वेट ही कर लो, है ना, या 1 साल का भी अगर मैं मानता हूँ, पी अगर 1 साल का भी है तो कम से कम मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू उसकी 389 होगी ना, यानी 6 टाइम ऑफ दिस वैल्यू 389, और ये वाला डाटा 414 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज क्वांटिटी 1 शुड बी ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ये मेरे पास आना चाहिए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है। बट फैक्टर इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या उस टाइम पे ऑन द स्पॉट ये मेथड या ये चीज आपको दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही, वो फैक्टर करता है। यहाँ पर क्वेश्चन को आके बाद में एनालाइज में कर रहा हूँ, है ना, और उसके बाद आपको ये मेथड बता रहा हूँ, तो ये बहुत आसान चीज है क्योंकि मेरे पास टाइम टाइम लिमिट है ही नहीं ना, मैं तो टाइम लिमिट से बाउंड ही नहीं, बट आप लोग तो टाइम लिमिट से बाउंड रहोगे ना भाई। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि उस समय अगर आपको ये क्लिक कर रहा है तो दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग, है ना। अगर नहीं कर रहा है तो भाई सिंपल, आप बेसिक मेथड से ही तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है।
तो चलो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ना। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना। अब आप इसको बेसिक मेथड से करोगे, है ना। नॉर्मली जो हम लोग जैसे भाई जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था, है ना। मुझे भी ये चीजें बाद में क्लिक होती है ना। तो हम भी पहले जब भी कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आता है, कहीं से भी मिलता है, जहां से भी हम हेल्प लेते हैं, तो भाई पहले हम पूरा पूरा एफर्ट लगाता हूँ मैं, है ना, कि उसको बिना सॉल्यूशन देके करूँ उस चीज को, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करता हूँ, तब जाके कुछ अगर मेथड निकलता है, ठीक है, तो तब आपको बता पाता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये अपने को क्लियर है, दैट इज p प्लस क्यू प्लस आर का दिस वैल्यू 65। now what is at the present age of q is 20% more than that of age of q, तो can I write it as p over q ओवर p प्लस आर, यानी p किए 4 साल बाद और q की प्रेजेंटेज 20% ज्यादा है, तो इसका जो सिनेरियो बना दैट इज 6/5। क्लियर। 5q इज इक्वल टू 6p प्लस 24, ये मेरे पास एक रिलेशन निकल कर आता है, ठीक है। बट है ना, इतना इतना तो मुझे समझ में आया, है ना। बट अपने को काम क्या करना है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। बट अपने को जैसे मैंने रिजल्ट देखा ना भाई, देखो ये मेरे पास 2 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मैं एग्जैक्ट डाट वैल्यू तो इंडिविजुअली नहीं निकाल पाऊंगा। मेरे को क्या चाहिए, सम ऑफ क्यू एंड आर, दैट इज द सम ऑफ क्यू एंड आर। तो इसका मतलब मुझे p को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। p को आप हटा दो, तो भाई p की वैल्यू अगर आप पुट करोगे, जैसे 65 माइनस क्यू प्लस आर निकल कर आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अपने को ऐसे मैंने प्लान किया कि भाई p तो मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब q और r में ही मुझे सारा सिनेरियो चाहिए होगा। तो 5q इक्वल टू 6 टाइम ऑफ p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, दैट इज 65 टाइम्स ऑफ माइनस, है ना, ऑफ q प्लस आर मेरे पास निकल कर आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने कहीं गड़बड़ नहीं की होगी, आई होप। दिस इज 6p प्लस 24 5q, ठीक है। और प्लस मेरे पास कितना आया, दिस इज 24, ठीक है भाई। तो दिस इज योर 5q इज इक्वल टू क्या है, ये 390, 390 माइनस 6q, 6 टाइम ऑफ q प्लस आर ही लिख लो इसको, है ना, मुझे यही तो चाहिए होगा भाई। 6 टाइम ऑफ क्यू प्लस आर ही तो चाहिए ना मुझे। तो आप इसको सॉल्व मत करो, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, है ना। तो रिलेशन मुझे क्या करना है, कंपैरिजन करना है, एक्चुअल डाटा तो मैं वैसे भी नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। प्लस का मेरे पास यहाँ कितना आ रहा है, 24 मेरे पास आ जाएगा। तो अब आप समझो, 390 में अगर मैं 24 ऐड करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट किया, दैट इज 6 टाइम ऑफ क्यू प्लस आर, है ना। और ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 390 में 20 ऐड यानी 414 माइनस 5q, दिस इज द सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड क्वांटिटी कितनी आ रही है, 414 माइनस 5 टाइम्स ऑफ q। अब आप खुद देखो, पहली क्वांटिटी 414 है और दूसरी क्वांटिटी क्या है, 414 माइनस 5q, ठीक है। ये मेरे पास निकल कर आ रही है। बशर्ते अब एक सीन यहाँ पर होता है, कुछ ना कुछ एग्जैक्टली डाटा दिया होगा, अगर इसमें ये बोल रहा है आपका कि q की वैल्यू 0 है, क्या q की वैल्यू 0 पॉसिबल होनी चाहिए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। इसी केस में तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होती है, बस तो ये वाला रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करेगा भाई, q अगर 0 है तो p भी 0 ही हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो ये स्टैब्लिश नहीं करेगा। तो यहाँ से मुझे पता चला कि 414 में से मैं कुछ घटा रहा हूँ और ये 414 मुझे दिया हुआ है, तो दिस इज वेरी श्योर क्वांटिटी 1 शुड बी ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट रुको बस। अब चलो, अब नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है 4 से 5, आई थिंक जितने भी होंगे आपके रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2024 का आपका सेम पैटर्न है, कुछ ज्यादा चेंजेस मैंने किए नहीं है ना। बस क्या है, जो आपका लेवल सेम है, जो भी पैटर्न था सेम है, डिजिट्स मैंने थोड़े से क्या किए आपके पास चेंज किए, ठीक है। उसके अलावा पैटर्न जो है आपका बिल्कुल सेम, ठीक है। मुझे पर्सनली ये रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन अच्छे लगे, है ना। अबव या मॉडरेट आप बोल सकते हो, विद इन टाइम लिमिट तो अबव मॉडरेट लगे, क्यों, क्योंकि एक तो थोड़ा सा क्या है, मेरी कैलकुलेशन ना बिलो मॉडरेट आप बोल सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा बिलो मॉडरेट नहीं है, स्लाइट नियरली अबाउट मॉडरेट है। सेकंड चीज क्या है कि मैं नंबर सीरीज ना बहुत लंबे लंबे समय बाद प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। जब भी कंटेंट बनाता हूँ मैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में मैं बनाता नहीं भाई, है ना। तो इसलिए क्या है कि लेस प्रैक्टिस है, तो क्या है कि उसमें थोड़ा सा एफर्ट मुझे डाल के क्वेश्चन करने पड़ते हैं नंबर सीरीज के, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई पैटर्न मुझे समझ में नहीं आता है, या किसी का भी कोई भी अगर कोई कोई सेक्शन वीकर है, तो इसका मतलब लेस प्रैक्टिस भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है।
पैटर्न क्लिक हो जाते हैं, बट वही कैलकुलेशन ऊपर नीचे ये करने वाले में थोड़ा सा मुझे क्या लगता है, फोबिया टाइप का लगता है, ठीक है। पर्सनली भाई मुझे तो अबव मॉडरेट लगे, अगर अगर 30 मिनट के बॉक्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं, पैटर्न आपके इजीली समझ में आ जाएंगे, बट क्या है अगेन दैट इज 30 मिनट है, कैलकुलेशन जितनी फास्ट आप करोगे उतनी जल्दी आप इसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज 3200, 3204, 3144, 3360, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई, 2848, 3848 एंड दिस इज 2120, ठीक है। अब आप देखो मेरे को यहाँ से यहाँ जाने में बहुत आसानी लगी है ना, जो पहला नंबर मुझे क्लिक किया 2848 एंड 3848, दिस इज 1000 प्लस 10 का क्यूब है ना, या 1000। यहाँ से जब आप देखोगे तो ये भी नंबर्स को इतने ज्यादा वो नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आप सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या, यहाँ से उल्टे चले जाओ, इसको ऐड है ना, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। तो जब भाई इसको ऐड करोगे 2120 में है ना, इसमें 28 ऐड करो, इसमें 17 ऐड करो, तो बहुत आसान नंबर था है ना, इसका मतलब -1728। तो सिनेरियो मेरे पास भाई बन गया यहाँ से, ठीक है। दिस इज 10 का क्यूब, और यहाँ पर कितना दिया हुआ, -12 का क्यूब आपको दिया हुआ है। तो अगला जो टर्म होना चाहिए, बस ध्यान रखना साइन का, प्लस माइनस, अगली जो टर्म आनी चाहिए दिस इज -8 का क्यूब आपके पास होना चाहिए। 8 का क्यूब मतलब 512, इसका मतलब 2848 में अगर आप 512 ऐड करोगे, 8 और 2 10, 4 5 और 1 6, 8 5 13, 1 और 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, दिस इज 3360, क्लियर। अगला जो आपके पास होगा प्लस 6 का क्यूब, फिर इससे अगला जो होना चाहिए माइनस क्या हो जाना चाहिए मेरे पास 4 का क्यूब। अगली जो टर्म मेरे पास निकल कर आनी चाहिए भाई, दिस इज व्हाट 2 का क्यूब आपके पास निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब जो रॉन्ग टर्म हुई दिस इज 3200 प्लस 2 का क्यूब कितना हुआ 8, तो दिस इज 3208 मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। अब 3208 में से 4 का क्यूब अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, या आप उल्टा लेके चल लो, 3144 में अगर आप 64 ऐड कर देते हो, तो 4 4 कितना हुआ भाई 8 हो गया, 6 4 10 0, दिस इज 3204 निकल कर आ गया, क्लियर। व्हाट इज द रॉन्ग टर्म, रॉन्ग टर्म इज 3204, जिसकी जगह 3208 मेरे पास आना चाहिए, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ भाई, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, अब देखो आप इसको ऐसे कर लो भाई, 699 है, सो पॉइंट्स में अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो इसको ऐसे कर लो है ना, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 7314, हालांकि नंबर्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट क्या थोड़ा सा पॉइंट रहता है ना, तो उसको आप रिमूव भी कर दो भाई। तो दिस इज 8075, नेक्स्ट वन इज 8516, नेक्स्ट वन इज व्हाट 9000। इधर आप देखोगे है ना, इसमें 10 ऐड करूंगा तो 7000 आएगा है ना, और 314 अगर मैं ऐड कर दूंगा है ना, तो दिस इज 3240 आपके पास निकल कर आ जाएगा, क्लियर है ना। एक बार जीरो की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जीरो अगर आप ऐसे इनकंफर्टेबल हो तो पॉइंट्स में करके इसको कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। 7314 है ना, और दिस इज 6990, तो 4 ये आया, 11 में से 9 गया भाई, 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना लिया था मैंने 12 में से, दिस इज 3 है ना, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अच्छा ये 324 ही आएगा, जीरो नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप इधर से इधर आप शिफ्ट करोगे, दिस इज 324, अगर आप इधर शिफ्ट करोगे तो यानी 7314 7574 है ना। अब आप इन दोनों का क्या कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो इसके अंदर है ना, तो इन दोनों का भी आप गैप देख लो भाई, 7575 और 7314, दिस इज 1 6 और 2, दिस इज 261, ठीक है। इधर आप देखोगे ये नंबर तो बहुत आसान है, प्लस कर रहा हो तो 500 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। इधर आप देखोगे तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, यानी 500 तो ये आ ही रहा था मेरे पास, 78078516 मुझे दिया हुआ, कोई नंबर मिस तो नहीं किया मैंने, नहीं, ठीक। तो 8516 में से आप 8075 जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये मेरे पास क्या देता है 1, 11 में से आ दिया 4, दिस इज 441। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। पहली बात तो यहीं पे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाना चाहिए था, दिस इज व्हाट 18 स्क्वायर है ना। अब देखो 261 यानी 361 क्या होता है, दिस इज ऑफ 19 स्क्वायर। अगर ये फॉलो कर रही है 18 का स्क्वायर, फिर ये क्या आएगा 19 का स्क्वायर गैप, फिर क्या आएगा 20 का स्क्वायर, अब देखो 21 का स्क्वायर, तो ये वाला क्या आना चाहिए 22 का स्क्वायर। 8516 में 484 आप क्या कर दो सब्ट्रैक्ट है ना, 8 9 10 का जीरो अगेन हासिल, 5 9 10 का जीरो, 8 और 1 ठीक है। तो ये वाली टर्म अगर आप सही कर लोगे, इसमें आप 361 ऐड करोगे, 7314 361 ऐड करोगे तो इट बिकम्स 767,
7675 है ना, इसमें फिर आप 400 ऐड करोगे, नाउ इट कम्स 8075। ये गैप 100 ज्यादा होगा तो ये गैप क्या हो जाएगा, 100 कम हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं सिर्फ कैलकुलेशन, मैं थोड़ा सा मेरा हाथ भाई तंग है ना, तो प्रैक्टिस करता नहीं हूँ मैं इसलिए, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बस इतना ही टाइम आप लग रहा है, अगर आप जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो ऑब्वियस सी बात है मेरे से जल्दी ही कर पाओगे, है ना, दैट इज योर पॉइंट, है ना। दिस इज 484, खत्म हुई कहानी। 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर, क्लियर। रॉन्ग टर्म मेरे पास क्या थी, कहाँ पे हमने 7575 पे थोड़ा सा पंगा था, दैट शुड बी 7675, है ना, तो 757.5 इज योर रॉन्ग टर्म, क्लियर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब आप देखो अगेन ये वाले है ना, मल्टीप्लाई बाय समथिंग। अब आपका देखने का तरीका है ना, ये 40,000 है, ये 1,000 है ना, और ये 50 है, और ये 5 है, ये 0.6 है, और 32। मैं थोड़ा सा परसेंटेज में कंफर्टेबल रहता हूँ भाई, इसको 1/40 करोगे आप, है ना, चॉइस आपकी है, दिस इज 2.5% आएगा, है ना। इसका आप क्या करोगे भाई, आप इसका 5% निकालोगे, यानी 1/20 करोगे, तो 5% निकाल दिए मैंने। 1000 का 5% कितना होता है, 50। फिर इसका 10% निकाला मैंने, है ना, तो परसेंटेज या फ्रैक्शन दैट इज द सेम थिंग। इसका 10% निकालोगे तो 5 होगा। फिर इसका कितना परसेंट आपको निकालना है, 5 के बाद एक और डिजिट है ना, तो 10 के बाद इसका 20% निकालोगे, 5 का 20% निकाला मैंने, है ना, फिर 20% के बाद जो आना चाहिए दिस इज 40%। एक का 40% निकालोगे तो इट बिकम्स 0.4। फिर अगला 0.4 यानी 0.40 का 80% आपको निकालना पड़ेगा, दिस इज 0.32। दिस इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 0.6 की जगह क्या आना चाहिए था, 0.4 मेरे पास आना चाहिए, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज आ जाओ, नेक्स्ट आप देख लो, ठीक है। नंबर से को थोड़े से बड़े हैं तो सिर्फ डायगनली आप लिख लो, 1863 है ना, 1790, 1711, 1630 एंड दिस इज 1539। गैप देखो इन दोनों का, सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, है ना, तो भाई 66 और +1 दिस इज 67, माइनस का 67 आप कर रहे हो, ठीक है। अब इसका गैप देखो 63 37 तो यहाँ से ले लिया, 34 उधर से ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 71, माइनस का 71। इसका गैप आप देखोगे 10 ये ले लिया, माइनस का 73। अब तो शायद पता लग जाना चाहिए, दीज आर द प्राइम नंबर, 67, 71, 73, नेक्स्ट शुड बी व्हाट 79, 79 इसमें ऐड किया, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अगली जो आनी चाहिए व्हाट इट कम्स, दिस इज -83। अब प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए भाई, है ना, तो 183 आप सब्ट्रैक्ट 83 आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1711 में से। अगर 1711 में से, एक मिनट रुक जाओ, 1711 में से जब आप 83 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 में से 3 गया 8 यानी 2, तो ये आना चाहिए 1628। दिस इज द रॉन्ग टर्म, है ना। व्हाट इज द रॉन्ग टर्म, दिस इज 1630, ठीक है। इसकी जगह 1628 आपके पास आना चाहिए था, क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये देख लो। अब देखो इसको भी आप देखो, नंबर्स जिसका जैसे क्लिक कर जाए ना उस टाइम पे, है ना, तो वे ऑफ कैलकुलेशन वाली बात होती है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 59.4, अगला क्या है 178.2। मुझे कैसे क्लिक हुआ, ये वाला आसान नंबर था, ठीक है। 160 से 495 वाले आसान नंबर थे, पॉइंट्स वाले तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। अगर आप इसका 3 टाइम्स कर दोगे, है ना, तो ये दिस इज व्हाट, दिस इज 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स करोगे तो ये आएगा। अब 495 से डिक्रीज हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा। अब 99 का 5 टाइम्स करोगे तो 495 है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 5 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। अगला जो आना चाहिए दैट इज डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, अगला जो आना चाहिए दैट इज शुड बी डिवाइडेड बाय 5। तो 297 को अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आना चाहिए, 5 बचे 25, 39, 5 में 45, 5 चौको 59.4 आएगा। क्लियर हो गई मेरे पास कहानी। अगला जो आना चाहिए, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 825 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो भाई कितना आएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 32, 5 6 30, और ये आएगा 165,
अगर ये पोर्शन 165 का 3 टाइम्स करोगे, 16 तिया कितना हो 48, 15 तिया कितना हो जाएगा 5 तिया 15, दिस इज 490। क्लियर? रॉन्ग टर्म जो है दिस इज 160। चलो तो यहाँ से भाई आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर डीआई आएगा, है ना, जो भी एक आधा सेट जो भी है जैसा भी है, तो वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे जितना भी है ना। पर आज थोड़ा सा क्या करेंगे, लिमिटेड करेंगे, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, ताकि थोड़ा सा आप एक बार देख लो, गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो पी एंड क्यू दैट इज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज जेड एंड 9,000 respectively. After 5 months, P added 50% more to his initial investment, while after 7 years, 7 months, Q decreases capital by 30%. At the end of the year, P's profit share is 62,000 out of the total profit share. इतना find the difference between the initial investment of P and Q. अब आप देखो, समझो, देखो आपकी चॉइस है, इसमें डायरेक्टली चीजें दी हुई है। देखो ये वो बोल रहा है, पहले आप P का प्रॉफिट शेयर देखोगे, Q का प्रॉफिट शेयर वेटेज देखोगे। भाई 50% ज्यादा है पॉइंट से, अगर आपको बचना है ना, वैसे तो हालांकि इतनी इतनी खास कैलकुलेशन नहीं है। आप इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मान लो 2x, ठीक है, वो कितना था, 5 महीने के लिए था। अब इसने 50% इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, तो आपके पास कितना हो गया, दिस इज 3x। 3x की मल्टीप्लीकेशन में किससे कर रहा हूँ, 7 से। दिस इज द प्रॉफिट वेटेज फॉर पी। ठीक है, अब आ जाओ आप क्यू के पास। क्यू का था मेरे पास भाई 9,000। 9,000 का वो क्या कह रहा है कि 7 मंथ्स, यानी इसका 7 महीने का इन्वेस्टमेंट, और इस 9,000 का कितना किया होगा मैंने, 70% लिया होगा नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, प्रॉफिट रेशियो, आई मीन प्रॉफिट शेयर निकल कर आ गया 2% का। फाइनली आप देखोगे, है ना, एक वेरिएबल मेरे पास और दोनों का मुझे क्या दिया हुआ है, इसने एक रेशो मेरे पास निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल है, बस क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटर पोर्शन है, जितनी जल्दी आप इसको कर पाओ। तो 7×21, 5×15, दिस इज 31x। ठीक है, इसका रेशो 9×7 कितना हुआ भाई, 63,000 हो गया। ठीक है, और अगेन दैट इज 6300 मल्टीप्लाई बाय 5। तो वे ऑफ कैलकुलेशन आपका देखने का है। देखो 31x है, अगर 63,000 है, ये 63, यानी ये कितना हो गया इसका 500 बार, ये कितना हो गया 1000 बार, यानी क्या मैं बोल सकता हूँ, ये 63 का 1500 टाइम्स है। क्लियर है ना भाई, 63 का ये 1000 टाइम्स हो गया, और ये पोर्शन कितना हुआ है, 63 का 100 × 5, 500 टाइम्स हो गया। तो सिंपल है, 63 का आप 1500 टाइम्स आप ले सकते हो। ठीक है, अब दिस इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी, दिस इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू। ठीक है, अब जैसे मर्जी कर सकते हो, दिस इज 31 प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू, है ना। चाहो तो आप उसको कंबाइंड ले लो, क्योंकि कंबाइंड दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करके अलग अलग ले लो, वो आपकी चॉइस है। तो ये 6300 का 1515 टाइम आ जाएगा मेरे पास। और आप देखो, अगर ये 6300 62,000 अगर इसका प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्यू का जो प्रॉफिट है दैट इज 62,000, टोटल है 93,500। अगर टोटल 93,500 है, तो आप क्या करो, इसमें से 62,000 घटा दो। देखो नंबर्स भी बड़े आसान है, इसका 30 अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 92,000। 30,000 में आप क्या करो, 1,500 और ऐड कर दो, तो ये आ गया 31,500 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जीरो से जीरो अपना पास कैंसिल आउट हो गया भाई। 31 का कितना टाइम्स है, 20 टाइम्स मुझे दिया हुआ है, और ये 315 का जब आप डबल करोगे ना, तो 630 आएगा, यानी 15 दूनी कितना आया, 30। 300 का डबल किया तो 6,000 आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6,000। बट थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानी है दिस इज 2x, तो 6,000 का डबल आप कर दोगे, तो ये पोर्शन कितना निकल कर आ जाएगा मेरे पास, 12,000 निकल कर आ जाएगा। दिस इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ पी इज 12,000। व्हाट इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, दिस इज 9,000। गैप आपसे मांग रहा है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वो मुझे क्या दिया हुआ है। अब आप समझो 11th क्वेश्चन क्या है, दैट इज फ्रॉम योर टाइम स्पीड डिस्टेंस। द स्पीड ऑफ ट्रेन पी इज 360 किलोमीटर पर आवर एंड इट क्रॉसेज अ पोल इन 8 मिनट्स। ठीक है, ट्रेन पी क्रॉसेज अ मैन दैट इज सिटिंग इनसाइड ट्रेन क्यू इन 20 सेकेंड्स इन सेम डायरेक्शन। अब आप समझो, देखो यहाँ पर ट्रेन के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हो, देखो ये एक ट्रेन पी है समझना, और दिस इज अ ट्रेन क्यू।
अगर मैं ये बोलता हूं कि ट्रेन पी ट्रेन क्यू को क्रॉस कर रही है, चाहे डायरेक्शन कोई सी भी हो, सेम या अपोजिट हो, तो मुझे ये पता चलता है इसके रेस्पेक्ट में जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो इन दोनों की लेंथ्स को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। क्यों ऐड करता हूँ? इसको अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी और इसको इसकी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी। बट इस केस में क्या है, ट्रेन पी और एक ट्रेन क्यू में एक पर्सन बैठा हुआ है, दिस इज पर्सन। अब आप देखो पर्सन के रेस्पेक्ट में है, अगर पर्सन के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये पर्सन किसको देख रहा होगा? इस ट्रेन को देख रहा होगा ना, समझना, इस ट्रेन को देख रहा होगा, पूरी ट्रेन के रेस्पेक्ट में नहीं ले रही। इसका मतलब क्या है, चाहे ट्रेन आपकी रेस्ट में है, चाहे ट्रेन आपकी रनिंग है, मुझे जो डिस्टेंस देखना है वो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखना है। इस पर्सन ने क्या देखा? इस पर्सन ने देखा लेंथ ऑफ द ट्रेन, है ना। थोड़ी सी मोटी मोटी लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हो, इस ट्रेन ने क्या देखा? इसकी लेंथ देखी, और इस ट्रेन की भी लेंथ खुद है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों की लेंथ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। इस पर्सन ने क्या देखा? इस ट्रेन को देखा, है ना। क्या इस पर्सन की कोई लेंथ है? दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, ठीक है, हटा दो इसको, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये आपको पॉइंट ध्यान रखना था, इसमें आपको कंफ्यूजन अगर नहीं है बेसिक आइडिया में, तो क्वेश्चन आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर। क्लियर है भाई? तो मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। ये देखा करो किसके रिस्पेक्ट में, और जो देख रहा है वो उसकी लेंथ ऐड होगी, और जो देख रहा है ना, उसकी क्या लेंथ है वो भी आप ऐड कर दो, लेकिन इस पर्सन की लेंथ तो कुछ है ही नहीं यार, है ना। चलो, तो अब आप आराम से निकाल सकते हो। The speed of the train is 360 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज क्रॉसेस अ पोल इन 8 सेकंड। तो सबसे पहले आप क्या करो, 360 है, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, या मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए, है ना, बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट पे जाते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। छोटी से बड़ी पे जा रहे हैं तो बड़ी से, और बड़ी से छोटी पे जा रहे हैं तो दैट इज 5/18। तो 18 का 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 100 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गया। अगर आप देखो दैट इज अ लेंथ ऑफ द ट्रेन, पोल क्रॉस कर रही है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8, दिस इज व्हाट, 800 मीटर्स इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्लियर? अब ट्रेन पी की लेंथ आपको 800 पता है, ट्रेन क्यू की लेंथ अपने को नहीं पता, क्यू मैंने मान ली, है ना। लेकिन इस केस में वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में मैं आपका नहीं लूंगा, ठीक है। तो दिस इज, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन पी ही आप लोगे, इज इक्वल टू, अब आप देखो क्या कह रहा है, ट्रेन पी क्रॉस कर रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सेम डायरेक्शन में ट्रेन पी क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ट्रेन पी की जो स्पीड होनी चाहिए वो आपके पास ट्रेन क्यू की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा ही होगी, है ना। इसका मतलब यही है कि ट्रेन पी पीछे से आ रही है और वो क्रॉस कर रही है, ठीक। तो गैप ऑफ द स्पीड, ट्रेन पी की स्पीड आपके पास कितनी निकल कर आई थी, 100, ट्रेन क्यू की स्पीड अपने को नहीं पता, दिस इज एक्स। टाइम आप देख लो, टाइम आपको कितना दिया हुआ, सिंपल था, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 40। तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास, 60 निकल कर आ जाएगी, ठीक। What is the quantity one? The speed of train Q is 60 मीटर पर सेकेंड। If the speed of train P is decreased by 40, अगर वो 100 है उसको 40 कम कर देते हो तो भाई 60 आ जाती है। Find the new speed of the train, this is 60, so that means quantity 1 is equal to quantity 2 is your correct answer, ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो सिनेरियो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या है, पर्सन के रिस्पेक्ट में, और इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था, ये सेम टाइप के क्वेश्चंस आप हर जगह करते हो, हर बार करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, दैट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस बैक का दिया हुआ है जेड, और इसका क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का 2z आपको दिया, इट इज मार्क्ड अप बाय 2500 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। If both selling price and cost price are increased by 300, keeping MRP constant, then the difference between the discount offered and the profit earned is rupees y. Okay, find y is how much percent more or less than that of z by 3. ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल है, बट थोड़ा सा आप ध्यान दो, सिर्फ ये वाली इक्वेशन आपको दी हुई है। अच्छा, एक गड़बड़ हुई है भाई, इसे y नहीं, इसे कोई एक वेरिएबल मान लो, कोई और m मान लो, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग है ना, थोड़ा सा आप इसको m मानो, ठीक है, y मत मानो, ठीक है, दिस इज m, ये सेकंड वेरिएबल मैंने आपको दे दी है, वरना ये y तो जीरो हो जाएगा, इस y का इस y से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई दूसरा वेरिएबल आप मान, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे, दिस इज z माइनस 1500 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। बहुत बार ये वाली इक्वेशन में आपको डील करा चुका हूँ,
ठीक है। खुद देखो, दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी भी जीरो आ सकता है। कब पॉसिबल होगा? व्हेन दिस इज जीरो और व्हेन दिस इज जीरो। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में जेड की वैल्यू आपसे 1500 उसको निकलवानी, ठीक है। सीधा भी दे देता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। नॉर्मली आपको इस इक्वेशन से निकलवा लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल क्वाड्रेटिक फैक्टर से निकलवा लेता तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा। कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास बैग का है वो 1500 है। सेलिंग प्राइस जो देखो कितना दिया हुआ है, 2Z पे आप इसको सेल करो तो इसका डबल कर दो भाई 3000। और इसका जो मार्क्ड प्राइस है एमआरपी वो 2500 ज्यादा होगा आपके पास। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4000 मेरे पास आ जाएगा। यानी 1500 में अगर मैं 2500 ऐड कर देता हूं तो 4000 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को आप 300 300 बढ़ा दो। भाई जैसे आप सेलिंग प्राइस को बढ़ाओगे 300 तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1800, है ना। हालांकि इसमें इतना भी काम नहीं करना। 3000 में अगर 300 बढ़ाओगे तो ये कितना आएगा? 3300। कीपिंग एमआरपी एज कांस्टेंट। तो अब मेरे पास न्यू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस ये हो गए। अब निकालना है क्या? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड द प्रॉफिट अर्न्ड इज वाई। डिस्काउंट ऑफर्ड 300 कम हो जाएगा, सोच के देखना। देखो ये दोनों 300 300 बढ़े थे तो इन पे तो कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है ना भाई। 1800 और 3300 का जो गैप है वो 1500 है ना। सॉरी, 1500 और 3000 का गैप कितना था, है ना। दोनों में कुछ भी क्वांटिटी आप ऐड करो तो भाई इनका गैप तो वही रहने वाला था। मैं बस ये कह रहा था, देखो समझने वाली बात होती है। 1500 है ना, जैसे मर्जी क्लिक कर सकते हो आप, कोई गैप नहीं आना था। इसमें और इसमें गैप देखना था। इसमें गैप क्या है? अगर आपने इसको 300 रुपए बढ़ा दिया तो पहले जो डिस्काउंट मेरे को 1000 हो रहा था, अब 300 रुपए आपने क्या कर दिया, इस वाले प्राइस को कम आई मीन बढ़ा दिया तो मेरे पास डिस्काउंट कम हो गया ना। मेरे पास 300 डिस्काउंट कम हो गया क्योंकि मैंने इस वाले पार्ट को तो कांस्टेंट रखा है। क्लियर? तो जैसे मर्जी आप देख लो, है ना। सोचने का थोड़ा सा तरीका है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज मैंने नहीं बताई आपको, आपको खुद पता होगा, आप ऐसे डील कर रहे हो, है ना। तो ऐसे भी कर लोगे अगर ये नहीं सोच पा रहे हो या नॉर्मली ये एकदम से क्लिक नहीं हो रहा, तो सिंपल है, आप ऐसे ऐसे ऐड करके देख लो तब भी कोई बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। टाइम में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। भाई 1500 ये आया था और इसका डिस्काउंट 700 है, तो इन दोनों का जो गैप है वो ही वाई की वैल्यू है। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800, है ना। और जेड तो अपने पास था ही, तो वाई तो आप निकालो 800। जेड बाय 3 की जो वैल्यू है इसका 1/3 करोगे तो दिस इज व्हाट? 500। कंपैरिजन देखो, वाई का 500 से मांग रहा है तो सिंपल है, 300 ओवर 500, दिस इज व्हाट? 60% इज योर करेक्ट आंसर। I hope this is clear to you. So answer of this question is option number D is your correct answer. Clear? ठीक है। तो भाई सारे डुएबल क्वेश्चन है, यही आपके 2024 में और 2023 में ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, है ना। कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं किए मैंने, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अगेन दैट इज गुड क्वेश्चन, ठीक है। डुएबल क्वेश्चन है आपके, ठीक? अब देखो जैसे मर्जी आप कर सकते हो, रेशियो से करो, है ना भाई, एलसीएम लिख के करो। सिंपल है, पी क्यू और आर 3 पर्सन है, वो जेड अपॉन 3 डेज में आपका काम को क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं, ठीक है। और पी और क्यू मिलके उस काम को जेड प्लस 10 डेज में पूरा कर देते हैं, ठीक है। और क्यू अकेला उस काम को जेड बाय 6 डेज में आपका क्या कर देता है? पूरा कर देता है, ठीक। ऐसी तो करते हो आप, एलसीएम लेते हो ना, जैसे मर्जी आप करो, एलसीएम लेते हो भाई, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आता है, जैसे 4/5, है ना। और मान लो मुझे 2 और 7 का एलसीएम निकालना है, या 2 और 10 का एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो दैट इज, ये जो फ्रैक्शन है एलसीएम है, तो ऊपर वालों का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम कितना हुआ भाई? 4। एचसीएफ है तो 5 और 10 का एचसीएफ कितना होगा भाई? कॉमन फैक्टर, दिस इज 5। तो ये तो हो गया इनका, क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो उसको उल्टा कर दो भाई, 4/5 और 2/10 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालोगे? ऊपर वालों का तो कर दो एचसीएफ, 2 और 4 का एचसीएफ कितना होता है? कॉमन, दैट इज 2। नीचे वालों का क्या कर दोगे आप? फिर एलसीएम कर दोगे। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा। दिस इज 1/5, ठीक है। एलसीएम चाहिए तो ऊपर वालों का एलसीएम, बाकी जो सेकंड टर्म है नीचे कर लो। एचसीएफ चाहिए तो ऊपर वालों का एचसीएफ, है ना, बाकी क्या कर दीजिए आप एलसीएम कर दीजिए। क्लियर है कहानी? आप ऐसे ही करो भाई, जेड जेड और जेड एलसीएम चाहिए, ऐसे ही तो करते हैं नॉर्मल। तो इनका एलसीएम कितना है? जेड 13, 10 और 6, यानी 13 और 10। एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो कभी भी उन दोनों में कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब तीनों का जो एचसीएफ हो गया दैट इज 1। तो टोटल जो मेरे पास निकल कर आया
यानी टोटल वर्क वो जेड यूनिट्स आएगा। क्लियर है ना ये कहानी, इसमें तो कोई 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 आपत्ति नहीं है ना भाई। आप अगर ऐसे नहीं करो तो रेशो से कर लो, इनको जो टाइम का रेशो देखो, इनका जो जो रेशोज है आप उसको वैसे कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। जेड बाय 3 13 रेशो जेड बाय 10 रेशो जेड बाय 6, दिस इज द रेशो, दिस इज द रेशो ऑफ द टाइम पीरियड। सिंपल, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट। यही तो करते हैं, 1/13 रेशो 1/10 रेशो 1/6। जब आप इनके इनवर्स कर दोगे तो इनकी क्या निकल कर आ जाएगा, इनके एफिशिएंसीज के रेशो निकल कर आ जाएंगे। क्लियर, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, वही मैं चीज यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल कर आया था, ये मेरे पास क्या निकल कर आया भाई, ये मेरे पास आया टोटल वर्क। अब आप इसकी एफिशिएंसी देखोगे, दिस इज जेड ओवर 13, कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी आई 13, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10, और इसकी एफिशिएंसी क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क, जैसे क्यू का निकालना है तो जेड तो कॉमन ही आ रहा है ना, दैट विल बी कैंसिल। क्लियर, तो मैं बोल सकता हूँ देखो क्यू की एफिशिएंसी 6 है ना, और P प्लस क्यू का 10 है, तो P की कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। R की आप देखोगे P प्लस क्यू प्लस R का 13 है, P प्लस क्यू का मेरे पास एफिशिएंसी 10 है, तो R की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 मेरे पास निकल कर आ जाएगी। क्लियर, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है भाई, इनका इनवर्स कर दोगे तो इनके टाइम का रेशियो आ जाएगा। या मैं तो ऐसे करता भी नहीं, इनवर्स कर लो या ऐसे देख लो ना भाई, 4 और 3 है ना, 4 और 3 है, जैसे मर्जी आप कर लो, है ना। तो अगर इनकी एफिशिएंसी 4 और 3 है तो इनका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, मेरे पास कितना हो जाएगा 3 और 4 निकल कर। क्लियर है कहानी, है ना, इसमें तो कोई 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 दिक्कत नहीं है ना। क्यू का 4 था, पी का इस पे मेरे पास कितना आ जाएगा, पी का 4, क्यू का 6 और आर का 3 निकलेगा। ठीक, मांग क्या रहा है वो आपसे देख लो। इफ आर टेक्स 15 days मोर देन दैट ऑफ पी टू कंप्लीट द वर्क अलोन, यानी अगर इन दोनों का, है ना, देखो एफिशिएंसी अगर आप इनका इनवर्स करोगे तो टाइम का रेशो निकल जाएगा ऐसे, है ना, इनवर्स करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही तो करते हो। टाइम कांस्टेंट, आई मीन एफिशिएंसी का इन्वर्स किया तो टाइम आया, क्यों, क्योंकि वर्क मेरे पास क्या आया कांस्टेंट। 6 और 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 12 ही तो निकल कर आएगा, है ना। तो इसकी जो टाइम का रेशो आ गया दैट इज 3:2:4 निकल कर। अब कहानी क्लियर होती, ठीक है, तो बस आप देख लीजिए वो क्या बोल रहा है कि आर ने 15 दिन ज्यादा लिए हैं पी से, ये पी है ये क्यू है और आर है। भाई इन दोनों का जो गैप है वो कितना है, 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 15 तिया 45, तो ये लेगा 15 चौके 60, 15 दूनी 30, ये दिन लेगा आपके पास। क्लियर है, अब वो मांग क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब आप खुद देख लो भाई, अगर इसकी एफिशिएंसी कितनी आपको दी हुई है, आई मीन सॉरी ये क्या है, 45 दिन में आपका ये काम को पूरा करता है ना। कौन आपका काम को पूरा करता है, आपका पी काम को पूरा करता है, यानी जेड मतलब आप क्या था, दैट इज योर टोटल वर्क, जेड ही तो टोटल वर्क निकल कर आया था। भाई पी अगर 45 दिन में काम कर रहा है तो इसकी जो एफिशिएंसी है पी की कितनी है 4, यानी 45 × 4, जिस मर्जी को आप देख लो, 45 × 4 कितना हुआ 180, 180 यूनिट टोटल वर्क माना था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, द वैल्यू ऑफ जेड इज 180। पी से कर लो, चाहो तो क्यू से कर लो, भाई क्यू का कितना था टाइम 30, इसकी जो एफिशिएंसी निकल कर आई थी दैट इज 6, तो 30 × 6 दैट इज अगेन 180। ठीक है, तो समझने का तरीका है, और यानी रेशो से करो, एलसीएम लेके करो, जैसे मर्जी करो, ये भी मत करो, है ना, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो ऐसे ही करता हूँ 4/3 दैट मींस 3/4 कर लिया, ये 6 3 है यानी ये इसका हाफ हो गया, है ना। तो सिर्फ समझने का और क्या है कि आपको चीजें कनेक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है आपका बेसिक कंसेप्ट ही रेशो का ही, सिंपल सी बात। ठीक, जेड की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई, दिस इज 180, वैल्यू मांग रहा है जेड -20 की, दैट इज 180 -20 एंड this portion is equal to 160. So answer of this question is option number C is your correct answer. ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्या आपका दिया हुआ है, 1 मिनट होल्ड पे रहना भाई, 1 मिनट होल्ड पे रहना, है ना। चलो भाई, थैंक्स फॉर द वेट। ठीक है,
अब आ जाओ ट्रेन का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, द टाइम टेकन बाय ट्रेन पी ऑफ लेंथ जेड मीटर्स टू क्रॉस अ 200 मीटर ब्रिज इज 33.33% लेस देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू ऑफ लेंथ जेड प्लस 300 मीटर्स। आप देखो ट्रेन पी की भी लेंथ आपको पता है और ट्रेन क्यू की भी लेंथ आपको पता है, और इसने क्या दे दिया, टाइम पीरियड का आपका एक रेशियो दे दिया। भाई सिंपल सी दो ही तो चीजें होती है मेरे पास, व्हाट दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक तो ये पोर्शन मुझे दे दिया, ठीक है भाई, डिस्टेंस यानी इनकी लेंथ का रेशियो है मेरे पास, ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ है, दैट इज ऑफ स्पीड, स्पीड का टाइम का रेशियो इसने आपका दिया हुआ है, ठीक है, और द स्पीड ऑफ ट्रेन पी इज 40% लेस देन दैट ऑफ ट्रेन क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। अब आप देखो जैसे मर्जी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ट्रेन पी की जो लेंथ है जेड है, अगर वो 200 मीटर का प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी तो ये कितना आएगा, जेड प्लस 200 मेरे पास निकल कर आ जाएगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब आप देखो टाइम का जो मुझे फैक्टर दिया हुआ है 33.33% दिया हुआ ना, तो दिस इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन पी, ट्रेन पी का टोटल डिस्टेंस कवर्ड है जब वो प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अगर लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय अगर मैं इसकी स्पीड से कर देता हूँ, है ना, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, टाइम निकल कर आएगा, है ना। तो अब आप देखो कि ट्रेन पी की और ट्रेन क्यू की जो लेंथ का रेशियो है दैट इज 3:5 है, भाई 40% कम है ना, तो इस पोर्शन को आप 3 ले लो। ये तो आया ट्रेन पी का क्रॉस करने का टाइम। ट्रेन क्यू का अगर आप टाइम लोगे तो ट्रेन क्यू की जो लेंथ है जेड प्लस 300 दी हुई है, 800 मीटर का वो प्लेटफॉर्म है ना, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है, अगर डिवाइडेड बाय 5 करोगे दिस इज द टाइम, है ना, ये आपके पास टाइम निकल कर आ जाएगा। अब क्या दिया हुआ है, ये वाला टाइम इससे 33.33% कम है, दैट मीन्स इसका आप क्या करोगे, 2/3 कर दो, है ना। एक्स ले लो अगर कंफ्यूजन है तो, है ना, इसे कैंसिल आउट किया भाई, है ना, तो वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर सकते हो, दैट इज कैंसिल आउट। दिस इज 5z प्लस 5×2 = 10 यानी कितना है 1000, और दिस इज 2z प्लस कितना आ जाएगा 2200 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 3z इज इक्वल टू 1200, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 400, यही मेरे पास आपका, ठीक है भाई। तो चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम और क्या क्या इसने दिया हुआ, ठीक है। चलो तो भाई नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपका रेशियोज पे, ठीक है। चलो तो P Q and together have 48 pens, P has 20 pens while Q has 4 fewer pens than R, इसको ना थोड़ा सा आप चेंज कर लेना, है ना। If R has Z more pens then the ratio of the pens with P Q and R becomes 5:3:6 respectively, find the value of Z। देखो सिंपल रेशियो का क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ठीक है। अगर आप बात करो, देखो पी क्यू और आर के जो टोटल पेन्स वो आपके पास होंगे वो कितने हो जाएंगे 48 पेन्स। अगर पी के पास 20 पेन है और क्यू के पास मैं मान लेता हूँ सपोज एक्स पेन है ना, तो आर के पास कितने पेन्स हो जाएंगे x+4, यही तो बोलना चाह रहा है। अब वो बोल रहा है कि आर को मैं और कितने पेन आपको दे दूं कि मेरे पास जो रेशियो जो हो जाना चाहिए दैट इज 5:3:6 में आपके पास आ जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहेंगे ना, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि ये 5 यूनिट जो होगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए भाई 20 के इक्वल, तो 5 यूनिट सिंपल सी बात है 20 के इक्वल आएगी। एक यूनिट किसके इक्वल आ गया 4 के, तो इसके पास तो 20 थे, 4 थे, इसके पास कितने हो जाएंगे आपके पास 12, और 4 × 6 कितना हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएंगे। ये 24 कब होंगे आपके पास, जब आपने कुछ पेन्स ऐड किए होंगे, तब जाके आपके पास पेन्स कितने आ रहे होंगे 24। इसका मतलब इनिशियल पेन यहाँ पर 12 है, 12 + 4 कितना हो जाएगा भाई 16, यानी आपने कितने पेन्स और ऐड किए होंगे कि जो आई मीन हाँ वही मांग रहा है आपसे कितने पेन आपने ऐड किए, दिस इज 8, सिंपल था, है ना। बस आपको रेशियो का थोड़ा सा ध्यान रखना था कि क्या का पी क्यू वाला जो पार्ट रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, पार्ट कांस्टेंट रहेगा, और जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि मतलब ऐड करने में या समथिंग लाइक, है ना, कि समझ रहे हो ना कि 24 पेन आप ना करो, ठीक है। तो ये मांग रहा है कि 16 थे भाई इनिशियल, अब कितने हो गए 24, इसका मतलब 8 पेन मैंने और उसको एक्स्ट्रा दिए, है ना, आई मीन और ऐड किए, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू है, थोड़ा सा भाई टाइपिंग मिस्टेक आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। इसको क्यू एज हैज 4 fewer पेन देन आर कर लीजिएगा इसको, ठीक। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो
नॉर्मल था। आई होप इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगेन आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है आपका, है ना। इसने इतना एक्सपेंसेस पे किया, इतना एक्सपेंसेस पे किया, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया। द मंथली अर्निंग्स ऑफ अरुण पांचाल इज ₹30 lakhs, ठीक है। 10 लाख, ठीक है भाई, 30 lakhs ही लिखा हुआ है। He spends Z% on vehicle and Z plus 12% on the sports. From the remaining he spends 60% on education. ठीक। अब देखो नॉर्मल है, जैसे हम लोग ट्री का करते हैं ना भाई, ये 100 है, इसका कुछ पोर्शन मैंने सपोज 20% खर्च कर लिया, फिर जो बचा है फिर उसका मैंने कुछ परसेंट खर्च कर लिया, तो इस टाइप का आपको दिया हुआ है। बट यहाँ पर आपका क्या है कि जेड में आपका दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको जेड पे काम करना है, ठीक। ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड द अमाउंट स्पेंड्स ऑन स्पोर्ट्स इफ द अमाउंट स्पेंड्स ऑन व्हीकल इज 50% ऑफ द अमाउंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। एक रेशो आपका यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो जो भी था दैट इज ऑफ 30 lakhs, है ना। अब आप देखो इस 30 lakhs का या इसी टोटल इनिशियल पोर्शन का, भाई आपने एक बार Z% खर्च कर लिया, आपने एक बार कितना किया, Z plus 12% आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। अब आप समझना, अगर ये इनिशियल अमाउंट मेरे पास 100% था, उसके बाद जो मेरे पास सीन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द रिमेनिंग बोल रहा है। तो भाई आप ऐसे ही तो करते हो ना, 100 में से इस वाले पोर्शन को आप क्या कर दो, हटा दो। तो मैं देखूंगा जो टोटल एक्सपेंसेस मेरे हो गए, यानी व्हीकल पे और स्पोर्ट्स पे मिला के वो कितने हो गए, 2Z plus 12%। अगर मैं इसमें से 100% में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो व्हाट इट कम्स इज 88 माइनस 2Z% बचेगा। किसके बाद बचेगा, आपका व्हीकल और स्पोर्ट्स के बाद ये वाला पोर्शन आपके पास बचना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अब इस 88.2Z% वाला जो पोर्शन है, इसमें से आपने 60% एजुकेशन पे खर्च किया, यानी इस वाले पोर्शन का जैसे मर्जी आप कर लो, 3/5 कर लो या 60%। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ वो किस पे आपका स्पेंड हुआ, एजुकेशन पे। अब स्पोर्ट्स का और एजुकेशन का इसने किस रेशियो में दिया हुआ, दैट इज ऑफ 50%। सो द अमाउंट स्पेंड्स ऑन स्पोर्ट्स, आई मीन स्पोर्ट्स पे निकालना है, इफ द अमाउंट स्पेंड्स ऑन व्हीकल, सॉरी व्हीकल का दिया हुआ है, जो 50% है किसका, अमाउंट स्पेंड्स ऑन एजुकेशन। इसका मतलब ये जो एजुकेशन वाले पोर्शन को अगर आप आधा कर दोगे, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन निकल कर आएगा ये व्हीकल का आ जाएगा मेरे पास। परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। देखो रेशियो से कैसे आपको कनेक्ट करना है ना, ये इक्वेशन जैसे मैंने फ्रेम किया ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। देखो ये था इनिशियल वाले का Z%, यही इनिशियल वाले का Z plus 12% आपको दिया हुआ। अब जो सिनेरियो दिया हुआ है वो बचे हुए का 60% बोल रहा है भाई। तो अब सिंपल ऐसा करो, 100 में से Z minus 12% आप सब्ट्रैक्ट कर दो, मेरे पास बचा क्या, दैट इज 88 माइनस 2Z%। अब इस बचे हुए पोर्शन का 60% मैंने किस पे खर्च किया, आपके एजुकेशन पे, तो ये एजुकेशन वाला पार्ट हो गया। अब एक रेशो इसने दे दिया कि व्हीकल वाला जो पार्ट है वो इस अमाउंट का 50%, तो इस वाले अमाउंट का आप 50% अगर आप कर देते हो, फाइनली मेरे पास वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऑन व्हीकल पे जो मैंने एक्सपेंस किया होगा। सिंपल। अब एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 इंटू, यानी जैसे मर्जी आप कर लो, दिस इज 10x, और ये दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 88, है ना। दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 88, मेरे पास कितना हो गया भाई, 8 3 24, और फिर 8 3 24, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 264 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6Z निकल कर आ जाएगा। तो 10 और 6 यानी कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 16Z। 16Z की जो वैल्यू आ गई, दिस इज 260। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, अब Z ध्यान में रखना, दैट इज इन परसेंटेज, ठीक है। तो दिस 264 ओवर 16 है, तो आप इसको 4 से कर लो भाई, 4 6 तो 24 आएगा, है ना। फिर 4 6 फिर कितना आ जाएगा, 24, 4 चौक 16, फिर इसका आधा कर दिया, दैट इज 33/2% आपका आएगा जेड की वैल्यू। तो मुझे अमाउंट जो निकालना है वो किस पे निकालना है, ध्यान से आप करिएगा, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स पे आपको निकालना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स का जो अमाउंट है आपके पास वो कितना है भाई, जेड प्लस 12 है ना, है ना। तो दिस इज 33/2 प्लस 12, यानी 12 दूनी कितना हुआ, 24, यानी 36 प्लस 24, उसका आधा कर दो, 4 और 3 7, 3 और 2 कितना, यानी 57/2% आपको निकालना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 28.5% ऑफ 30 lakhs आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल, बस इसका 3 टाइम्स कर दो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूनी 6 7 8, यानी 855, यानी 8.55 lakhs इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सारा सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन पे था, बस थोड़ा सा आपको ये फ्रेम करना था कि ये वाला पोर्शन ना आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए।
बाकी तो देखो वे ऑफ कैलकुलेशन है, इसमें तो कोई ऐसी कोई खास बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना इजीली, मैंने थोड़ा सा रुक रुक के मैं छोटी छोटी चीज इसलिए बता देता हूँ भाई, क्योंकि वीडियो रहती है रिकॉर्ड। ठीक है, हर हर स्टूडेंट का पेस अलग अलग होता है ना, मुझे भी ऐसा कोई बात नहीं है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो मुझे भी कंफ्यूजन रहती है, तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ी सी भी समस्या होगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सॉर्ट आउट। क्लियर? फिर भी अगर कोई डाउट आता है, कोई भी ऐसी समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में, कैसी भी एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चन को लेके जो भी, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उस चीज को आगे और बेहतर कर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका, आपका इस पे है मेंस्ट्रुएशन पे। ठीक है, तो भाई अगेन हमेशा बोलता हूँ, मेंस्ट्रुएशन में आपको ना क्या फिगर्स का थोड़ा सा ना, कैसे आप क्लब कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक टाइम आपका जो जो फॉर्मूलेज हैं, एरिया, वॉल्यूम, वो अब कैसे निकल कर आ रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, एक सिनेरियो तो मुझे मिल गया सिलेंडर का, और हाइट ऑफ द कोन का मुझे मिल गया। ठीक है, अब द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स हाइट इज इन 1:2 रेशियो। अब देखो दो ही पैरामीटर होते हैं मेरे पास, है ना भाई, किसी भी 2 पाई आर एच करोगे या आर स्क्वायर करोगे या हाइट करोगे तो दो पैरामीटर है, उसमें से जो पैरामीटर्स का रेशियो इसने दे दिया 1:2, और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास ये तो क्लियर हो गया भाई कि सिलेंडर की जितनी भी सारी डायमेंशन है वो मेरे पास डायरेक्टली निकल। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ कोन इज 25% ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो सिंपल है, एक का सिलेंडर का कनेक्शन मुझे इसकी उससे भी दे दिया, रेडियस की, कोन से भी, है ना, और यहाँ पर तो दोनों की हाइट क्या दे दी मुझे, इक्वल दे दी। ठीक है, तो पाई को आपको जो यूज करना है 22/7 यूज करना है। नॉर्मली मैं जो यूज करता हूँ मोस्टली क्वेश्चन में पाई इक्वल टू 3 में देता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन था तो 22/7 से ही मैंने इसको किया। ठीक, अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, दिस इज 2 पाई आर एच। ठीक है, दिस इज 616। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर रेडियस मेरे पास आर है तो हाइट कितनी हो जाएगी भाई, 2r हो जाएगी। सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 2 × 22/7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर का आर ही रहेगा, और हाइट कितनी हो जाएगी 2r, दिस इज 616 आपके पास। क्लियर? अब आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर लो, आपकी चॉइस है। अगर मैं इसको 11 से करूंगा तो 11 का कितना टाइम जाएगा, 2, 11 पंजे 55, और 11 के कितना हो गया भाई 66 हो जाएगा, और 2 और 2 और 2 2 4 4 2 8 8 2 7 कितना होता है भाई 56। तो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 7। रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना, बस कंफ्यूजन या कैलकुलेशन मिस्टेक कैलकुलेट करने में ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रेडियस 7 है तो हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर 14 सेंटीमीटर है, दैट मींस जो हाइट ऑफ द कोन भी आ जाएगी वो भी मुझे क्या दी हुई थी, सेम दी हुई थी। अब रेडियस ऑफ द कोन इज 25% ऑफ बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, है ना, ये सिलेंडर होता है ना, इसके पास क्या बेस क्या होता है, इसका सर्कल होता है। भाई इसकी रेडियस मुझे कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है ना, इसका डायमीटर कितना हो जाएगा मेरे पास 14। इस 14 का 25% आपको करना है, 1/4 करना है, यानी 7 7 का आधा करोगे, दिस इज 3.5 आपके पास। फाइनली व्हाट आई गॉट कि रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस कोन की जो रेडियस आ गई दैट दिस इज 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई, और आपके पास जो हाइट है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। क्लियर? पहली क्वांटिटी क्या मुझे बोल रही है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है, तो आप निकाल दीजिए। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई, पाई आर है ना। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर हाइट, है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई मीन जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉलो करता है, ये होती है एल, मतलब दिस इज व्हाट स्लेंट हाइट। ठीक है, तो दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस, सो देयर इज अ रिलेशन एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपके पास चाहिए। पाई दिस इज व्हाट 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस ऑफ कोन, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। what is the radius of cone, this is radius of cone is 7/2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर आपके पास है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 11 टाइम्स ऑफ दिस डाटा। अब देखो ये 196 है ना, 35 का स्क्वायर करना बहुत आसान है ना, 5 का स्क्वायर 25 यानी 12.25 आ जाएगा।
जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है भाई, स्क्वायर रूट तो मेरे पास ये सॉल्व होने का नहीं है ना, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं दिए जो परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे। तो 208 आप इसे जो मर्जी ले लो, 14 भी ले लो, यानी 210 के आसपास ही तो आएगा। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन आना चाहिए आपके पास, दैट इज बिटवीन 14 एंड 15, है ना। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी 1 जो निकल कर आई, दैट इज 11 टाइम्स ऑफ दिस डाटा, यानी 14 और 15 के बीच में मेरे पास ये डाटा आना चाहिए। क्लियर। पहली क्वांटिटी तो ये। अगर आप सेकंड क्वांटिटी देखोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड क्वांटिटी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया सिलेंडर का। ठीक है यार, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको फिगर्स का पता होना चाहिए। भाई ये क्या होता है, जैसे कर्व सरफेस एरिया बेसिस का अगर आप ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअली यही तो मांग रहा था, दिस इज कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ बेस एरिया, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया माइनस कर्व्ड सरफेस एरिया, कैंसिल आउट, तो ट्वाइस ऑफ द बेस एरिया आपका मांग रहा है, यानी दिस इज पाई आर स्क्वायर और दिस इज पाई आर स्क्वायर आपके पास, यानी ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मांग रहे हैं ना। भाई थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इधर लिख देता हूँ, 2 इंटू 22/7 ऑफ आर, यानी 7 इंटू 7 आपसे मांग रहे हैं। दिस इज कैंसिल आउट। अब आप खुद सोचो, दिस इज व्हाट, है ना। अब आप खुद सोचो, अगर इसको 11 के मल्टीपल्स में भी करोगे, दिस इज 11 इंटू, दिस इज 11 इंटू 4 इंटू 7, तो व्हाट इज द क्वांटिटी टू 11 मल्टीप्लाई बाय 28, ये आ रहा है। और ये वाली जो क्वांटिटी थी, दैट इज 11 मल्टीप्लाई बाय 14 और 15 के बीच की वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वांटिटी जो सेकंड होनी चाहिए वो मेरे पास क्वांटिटी 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी आपके पास होनी चाहिए। क्लियर। So quantity 1 is greater than, I mean quantity second is greater than quantity 1. That means answer of this question is option number B is your correct answer. ठीक है भाई। तो मॉडरेट क्वेश्चन था, बट है ना, अभी आपके पास टाइम है। अगर सपोज किसी टॉपिक का कोई आपका वीकर सेक्शन है ना, आपको समस्या आ रही है, जैसे मेंस्ट्रुएशन में आपको समस्या आ रही है ना, मान लो, है ना, या कोई आपको फॉर्मूले से ऐसे कुछ है, तो धीरे धीरे आप रिवाइज कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सेशन का मतलब यही है कि भाई लास्ट ईयर के कुछ पैटर्न्स के क्वेश्चन थे, लेवल क्या था, आप उसको एनालाइज करो खुद से, उसके बाद उसमें जो भी आपके पास 1 महीना आप उस पर काम करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल केसलेट। ठीक है, 5 क्वेश्चन का केसलेट है। भाई परफेक्ट केसलेट आपका दिया हुआ है, ठीक है, बनता ही बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना। तो इस लेंथ के, इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डाटा कैसे आप इसमें फिल करोगे ग्रिड्स में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया इसका केसलेट दिया हुआ भाई, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप देख लो, दे आर द 4 कंपनीज। ठीक है, डाटा शोज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड एंड अनसोल्ड। तो सिंपल सी बात है, एक आप ग्रिड बना लो भाई, ए बी सी एंड डी, 4 कंपनीज मेरे को दी हुई है। ठीक है, अब उस 4 कंपनीज में मेरे पास क्या होगा भाई, कुछ तो टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड मान लो, या सोल्ड या अनसोल्ड, या जैसे मर्जी आप मान लो, दिस इज द टोटल मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, और एक पार्ट क्या होगा मेरे पास सोल्ड का, और एक पार्ट क्या होगा मेरे पास अनसोल्ड का। ठीक है, जो निकल रहा है एग्जैक्टली निकाल दो, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चन में लिखेंगे क्या क्या इसका दिया। द टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए इज 120 एंड द रेशियो ऑफ द सोल्ड एंड अनसोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी बी इज 3:1। ठीक है, ए का टोटल इसने 120 दे दिया, और एफ और यू ऑफ बी, कंपनी बी का सोल्ड एंड अनसोल्ड का जो रेशियो है दैट इज इन 3 ए, और सोल्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कहानी क्लियर होती है। पहली इंफॉर्मेशन हटा दो, पहली से कोई लेना देना नहीं है अपने को। द टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड डी इज 260, यानी बी और डी का जो सम आपको दिया हुआ दैट इज 260 आपको दे दिया। ये कहानी क्लियर होती है। अब वो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द अनसोल्ड एंड सोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ सी इज 90, यानी सोल्ड और अनसोल्ड प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है कंपनी सी के लिए वो 90 आपको दिया हुआ है। बट अपने को अभी ये नहीं पता, भाई हो सकता है अनसोल्ड ज्यादा हो सकता है सोल्ड ज्यादा हो,
बट आप यहाँ पर नोट में भी तो पढ़ोगे, कोई इतना ज्यादा डाटा तो है नहीं ना कि मुझे नजर ही ना पड़े या बाद में पड़े। सिंपल है, यहीं से देख लो, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय ईच कंपनी इज मोर देन दैट ऑफ द प्रोडक्ट अनसोल्ड। नहीं, हर कंपनी का सोल्ड का जो डाटा होना चाहिए वो अनसोल्ड से क्या होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया कि सोल्ड माइनस अनसोल्ड जो दिया हुआ है वो आपको 90 दिया हुआ है। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज 150। भाई सी का तो निकल गया ना, टोटल मैन्युफैक्चर्ड कितना है भाई 150, यानी सोल्ड प्लस अनसोल्ड वो कितना आया 150, सोल्ड माइनस अनसोल्ड वो कितना आ रहा है 90। अगेन दैट इज सेम इक्वेशन, ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों को ऐड करो, दो से डिवाइड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, दो से डिवाइड करके छोटी वैल्यू निकल जाएगी। 15 9 240, 240 बाय 2 यानी 120 जो निकल कर आया है वो क्या निकल कर आ जाएगा, दिस इज सोल्ड। ठीक है, तो कंपनी सी का सोल्ड अगर आप देखोगे 120, तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 30। क्लियर, ये वाला पोर्शन यहाँ पर समाप्त हो गया, विच इज 12 लेस देन द प्रोडक्ट सोल्ड बाय डी। तो भाई सिंपल है, भाई ये 150 कम है, यानी ये 160 होगा कंपनी डी का सोल्ड का, दिस इज 160। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स अनसोल्ड बाय बी एंड डी इज 2 एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय ए इज x% ऑफ बी। अब देखो x नहीं पता अपने को, है ना, तो अभी तो मुझे सोल्ड भी नहीं पता इस कंपनी की। ठीक है, बट ये वाली इंफॉर्मेशन हमने नहीं यूज करी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आप समझना। आप देखो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। डिफरेंस बोल रहा है किसका, बी के अनसोल्ड का एंड डी के अनसोल्ड का, जो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। मुझे ये नहीं पता कि अगर ये पोर्शन x होगा तो x+2 होगा, है ना, या फिर ये वाला ज्यादा होगा, या मैं बोल सकता हूँ अगर ये पोर्शन x होगा तो ये वाला पोर्शन कितना होना चाहिए, x-2 होना चाहिए। भाई ये तो मुझे नहीं पता ना कितना दिया हुआ है कितना नहीं दिया हुआ है, ये तो कहानी क्लियर होती है। तो अब आप समझना क्या, कि कंपनी का अगर ये अनसोल्ड ऑलरेडी मुझे कितना दिया हुआ है यहाँ पर ए, ये दिया हुआ था ना कि 1:3 के रेशो में, तो ये वाला पोर्शन या तो मेरे पास a+2 होगा या मेरे पास क्या होगा भाई a-2। क्लियर है, इतना तो मैं समझ पा रहा हूँ। अब आपको चेक करना पड़ेगा भाई, अब आप समझो, देखो दोनों का सम बी और डी का टोटल प्रोडक्शन 260 दिया हुआ, बी और डी का टोटल प्रोडक्शन 260 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो, दोनों का सोल्ड भी आपको दिया हुआ है और दोनों का अनसोल्ड भी आपको दिया हुआ है। तो अगर दोनों का टोटल प्रोडक्शन 260 है, इसका मतलब यहां पर आप देखोगे दिस इज 162 प्लस 3a, ठीक है, प्लस ए। ठीक है, ये वाला पोर्शन आया 162 प्लस 3a प्लस ए 4a। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, या तो यहाँ पर a+2 लूंगा, है ना, या फिर मैं क्या लूंगा यहाँ पर भाई a-2 लूंगा। आपका समझना, अगर मैं यहाँ पर a+2 ले लेता हूँ तो दिस इज 3a प्लस a प्लस ए, कितना आ गया आपके पास 5a, यानी 5a प्लस 164, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 260। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 5a की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आई 96। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96/5। क्या कभी भी प्रोडक्ट, आई मीन जो भी प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्या कभी भी वो पॉइंट्स में आने पॉसिबल है, दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो बस ये अपने को ध्यान रखना था। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, देखो दोनों का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो 260 अपने पास आया ही था ना, तो यानी दोनों का सोल्ड भी आपके पास है, दोनों का अनसोल्ड भी आपके पास है। ये वाला डाटा फिक्स है, ये वाला डाटा भी फिक्स है, बस यहाँ पंगा था a+2 या a-2 अपने को करना था। तो जैसे ही मैंने a+2 किया तो ये वाले पोर्शन पे मेरे पास काम नहीं चला, क्यों, क्योंकि जो पोर्शन ये वाला है a की वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो पॉइंट्स में आपके पास आ रही है। इसका मतलब आप क्या करो भाई a-2 होगा, ये तो श्योर हो गया अपने पास, है ना, तो इस कैलकुलेशन को हटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। 5 का मल्टीपल ही होना चाहिए ना, मतलब इतना भी बताने की जरूरत नहीं, जब आप ऐड करोगे ना खुद भी आपको अंदाजा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसे आप क्या करोगे a-2, जैसे आप a+2 करोगे तो समझ में आ रहा है ना भाई 162 प्लस 164, यार 5 का मल्टीपल आना चाहिए, बट वहां तो 5 का मल्टीपल नहीं आ रहा। ठीक है, इसे आप क्या करोगे, दिस इज a-2। अब ये वाला पोर्शन तो फिक्स ही था, है ना, दिस इज 260 इज इक्वल टू 160 में से 2 घटाया, दिस इज 162 में से 2 गया 160 प्लस 5a, तो 5a इज इक्वल टू 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a निकल कर आ जाएगा मेरे पास 20। कहानी हो गई समाप्त, है ना। जल्दी से डाटा भाई फिल कर दो, है ना, जो निकल रहा है तो फालतू में हम लोग क्यों वेरिएबल मानेंगे।
इसको, ठीक है। a-2 हटा दो, a+2, a की वैल्यू अपनी निकल गई भाई 20, ठीक है। इसे भी हटाओ 20 और ये कितना हो जाएगा 60, टोटल आ जाएगा 80 मेरे पास, ठीक। कहाँ गया भाई, 60 20, ये पोर्शन आ गया 80 आपके पास, ठीक है। और ये इससे 2 कम था तो ये आ जाएगा कितना 18, तो इसका पोर्शन कितना हो जाएगा 160। क्लियर। ए के बारे में ना तो आप सोल्ड पता लगा सकते ना ही आप अनसोल्ड पता लगा सकते अभी फिलहाल, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कुछ इसने दे दिया एक्स, अब एक्स की फिक्स वैल्यू कुछ ना कुछ निकलेगी अगर डाटा दे देता है तुम्हारे पास कि द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय ये वाला है सोल्ड, ये 80 का कितना परसेंट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से पता चल गया ना अपने को हर बार कुछ ना कुछ डाटा चेंज करेगा, ठीक। तो थोड़ा सा मुझे बार बार ग्रीड देखना पड़ेगा स्लाइड चेंज करके, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, आपके पास ऑलरेडी डाटा होगा, ठीक। चलो द टोटल प्रोडक्ट सोल्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर, अब आ गया ना 432। भाई आप यहाँ देखो एक ही कंपनी का मेरे पास सोल्ड का डाटा नहीं, तो जैसे ही सोल्ड निकलेगा सारा निकल जाएगा। फाइंड द अनसोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी डी, हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ कंपनी। अब आप देखो सबका सम इसने 432 दे दिया, तो यहाँ पर कंपनी ए का सोल्ड निकल जाएगा। इसका देख लो भाई 120 और 60, 180, 180 और 162, ठीक है। ए का निकल जाएगा, क्लियर है ना। 160 ए कितना था 180 और 162, 180 और 162 आप करोगे 8 से 14, 1 2 और 3, दिस इज 342 आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, ये 342 है और ये मेरे पास कितना है 432, दैट मींस दिस इज 90, ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक बार और चेक कर लेते हैं। 12 से 18 और 180 और 162, ठीक है भाई, ये 2 ये आ गया, और 8 और 6 14, 1 2 3, 342, 432 में से 342 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये पोर्शन आना चाहिए 90, क्लियर। इसका जैसे ही ए का आ गया, ए का टोटल 120 था, सोल्ड अगर 90 है तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 30। क्या मांग रहा है अनसोल्ड ऑफ डी, अनसोल्ड ऑफ डी हाउ मच परसेंट मोर लेस देन दैट ऑफ ए, तो अनसोल्ड ऑफ ए कितना है 30, और इसका तो फिक्स है भाई अनसोल्ड, इसका क्या रहा है 18, ठीक है। तो 18 का कंपैरिजन मांग रहा था 30 से, तो सिंपल है ये कितना 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, कितना परसेंट कम आ गया भाई इससे, हाउ मच परसेंट मोर और लेस मांग रहे हैं ना, तो कितना परसेंट कम है इससे 40% आपके पास कम आ जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड बाय कंपनी ए इज 140% मोर देन द प्रोडक्ट्स अनसोल्ड बाय कंपनी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो x किससे कनेक्टेड है, x कनेक्टेड है ना मेरा भाई, a का 120 था, ना तो मुझे सोल्ड पता ना अनसोल्ड पता, और B का जो टोटल मैन्युफैक्चर था वो 80 था, यानी सोल्ड का ये x% है, यहाँ पर मेरे पास निकल गया। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी ए, अगर कंपनी 140% ज्यादा है तो ये 240 होगा, और कंपनी जो सी का अनसोल्ड होगा दैट इज 100, सी का अनसोल्ड देख लो, जैसे मर्जी कनेक्ट कर लो भाई, आपकी चॉइस है ना, रेशियो से कर लो परसेंटेज से कर लो। अब सी का अनसोल्ड आप देखो, सी का अनसोल्ड कितना दिया, सी का अनसोल्ड 30, ठीक है, सॉरी सी का अनसोल्ड 30, तो 10 की वैल्यू यानी 30 आ रही है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 24 की वैल्यू निकालो, दिस इज 24 इंटू 3 यानी कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, क्लियर। तो ए का सोल्ड आ गया 72, अनसोल्ड कितना आ रहा है 48, अनसोल्ड से कोई मतलब भी नहीं है, एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। एक्स क्या दिया हुआ था वो अब देखो, एक्स अपने को बोल रहा था कि सोल्ड ऑफ ए दैट इज 72 is x% of B. Number of products sold by A is x% of B. x% of B यानी सॉरी ये टोटल का नहीं दिया हुआ, दिस इज ऑफ 60, सोल्ड ऑफ इसका ही दिया हुआ, तो 72 by 60, ठीक है। तो कितना परसेंट है भाई इसका, दिस इज 120% आपके पास निकल कर, क्लियर, ठीक है। बस x की वैल्यू 120 आ चाहिए आपके पास, दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अनसोल्ड बाय कंपनी ए इज 120 एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई इज थ्राइस एज दैट ऑफ कंपनी डी। तो पहले आप वही डाटा निकालो भाई जो अपने को अननोन होता है हमेशा, ठीक है।
सोल्ड अनसोल्ड अगर ये 30 दिया हुआ है तो ये 90 दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई इज थ्राइस एज दैट ऑफ कंपनी डी। तो कंपनी डी का टोटल मैन्युफैक्चर्ड 180 है, फिर भी एक बार आप चेक कर लो। 180 दिया हुआ है, हाँ 162 प्लस 18 चाहिए भी कैलकुलेट 180 है, तो 18 का ट्रिपल टाइम्स कर लो। 18 किया कितना आ गया भाई 54, यानी ये कितना आ गया 540 आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी ई, ठीक है। और टोटल प्रोडक्ट तो आ गए थे मेरे पास, ई का जो टोटल प्रोडक्शन है दिस इज 540, अनसोल्ड निकालना है कंपनी ई का। अगर वो बोलता है कि सोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी ई इज 2x, अब x कितना है, यानी x जो था a के सोल्ड है ना, वो परसेंटेज कंपैरिजन किसका, b के सोल्ड का। b का सोल्ड 60 है ही मेरे पास, ये कितना परसेंट आ रहा है भाई 150% आ रहा है, यानी x की जो वैल्यू आ गई दिस इज 150, इसका आप डबल कर दोगे 2x कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक है। भाई एक डाटा जो भी है सोल्ड अनसोल्ड, नंबर ऑफ अनसोल्ड निकालना है, प्रोडक्ट सोल्ड वाले अगर 240 है तो अनसोल्ड कितना आ जाएगा 540 में से 240 आप क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो दिस इज 300, ठीक है। 300 मेरे पास आंसर नहीं, हाँ 300 ही तो आएगा। ओहो क्या कर रहा हूँ मैं भाई, एक मिनट को है ना, 240 ये 300 था, 240 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ रहा है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ आराम से बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। दिस इज 540, 2x किया 300, जो भी पोर्शन था दूसरा वाला जो पोर्शन निकल कर आया दिस इज 240, ठीक है। जल्दबाजी में है ना मिस्टेक हो ही जाती है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। The difference between the sold products of C and total products manufactured by D is Y, ठीक है। इसका सोल्ड का और टोटल का इसका गैप दिया हुआ है y का, एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय b इज z, फाइंड y इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन दैट ऑफ z। देखो z जो है वो तो ऑलरेडी मेरे पास कितना दिया हुआ है 60 मुझे दिया हुआ है, इज इट क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है, द सोल्ड ऑफ c और टोटल प्रोडक्शन ऑफ d, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ d 180 है और c का सोल्ड हम लोग एक बार देख लेते हैं। सी का जो सोल्ड है वो कितना है मेरे पास भाई 120 है, और इसका 160, इसका ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ डी मेरे से मांग रहा है, टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी 180 और सी का सोल्ड है दिस इज 120, इन दोनों का गैप आप देखोगे दिस इज 60, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू जो आ गई दिस इज ऑफ वाई, और क्या है मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा टोटल मैन्युफैक्चर्ड ऑफ बी है, तो भाई दिस इज नॉट 60, आई थिंक दिस इज 80, लेट मी चेक अगेन, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो भाई बार बार। दिस इज 80, हाँ मैंने पहले 60 लिख दिया था, दिस इज 80, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड इज 80, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई इज 60, क्या मांग रहा है वाई इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ जेड, ठीक है। 20 का गैप है, किस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ 80 पे, दिस इज 25% इज योर करेक्ट आंसर, ओके। बढ़िया डेटा है भाई आपका, है ना, परफेक्ट लेंथ है, परफेक्ट इसमें डाटा दिया हुआ है कि भाई इतना की 5 क्वेश्चन इस पे बन पाए, ठीक। चलो द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर फ्रॉम सोल्ड प्रोडक्ट्स इज इतना, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच सोल्ड प्रोडक्ट इज ₹40, ठीक है। तो अब देखो इसने इनडायरेक्ट में फिर आपका ए पे टारगेट कर रहा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड इतना परसेंट ऑफ ये कंपनी एंड कंपनी से। आप देखो कि टोटल जो मेरे पास प्रोडक्ट है 1680, टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो सारे प्रोडक्ट आपने सोल्ड किए हुए हैं, तो एक का प्राइस आपके पास 40 है तो सारे प्रोडक्ट निकल कर आ जाएंगे ना मेरे पास जो भी मैंने सोल्ड किए हुए हैं, ठीक है। दिस इज द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट, तो यूनिट्स मेरे पास निकल गए, ठीक। कैंसिल आउट किया भाई, 4 का कितना टाइम जाएगा, 4 जाएगा और 4 एकम फिर 4 जाएगा भाई, और 4 सत्ते 28, ये तो आ रहा है 417, है ना। और इसका मतलब कंपनी ए के सोल्ड आप निकाल सकते हो, 417 में से आप माइनस करो, अभी अभी देखा था 160 80 तो वो था और 162 वो था, है ना, दिस इज 342, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर, 342 यानी 68 तो ये आ गया, ठीक है। 68 प्लस 17, 8 7 14 15 का 5 6 7 और 1 8 आपके पास आना चाहिए 85, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, यो एक बार और चेक कर लेते हैं, तो यार दिस इज 58, ओके 58 एंड 17 दिस इज 75, तो
ए का जो सोल्ड है वो आपके पास 75 आ रहा है और उसका जो अनसोल्ड हो जाएगा दिस इज व्हाट 120 में से सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इज 45। ठीक है, अब मुझसे क्या मांग रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या था, 75 का कंपैरिजन था, सोल्ड एक बार आप बी के देख लीजिए कितने थे। बी का जो सोल्ड है वो मेरे पास कितना है, 60 के कंपैरिजन में इसने दिया हुआ, तो 75/60 है ना। 75/60 की वैल्यू निकालोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, 125% निकल के आएगी ना फिर मेरे पास। ठीक है, 15 पंजे 75, 15 चौके 60, 5/4 इज 120। क्लियर। तो फाइंड 160% ऑफ द प्रोडक्ट्स अनसोल्ड बाय कंपनी ए एंड कंपनी सी टुगेदर। तो 1.6 टाइम्स ऑफ अनसोल्ड यानी 45 तो कंपनी ए के हो गए, प्लस कंपनी सी का अनसोल्ड। आप देखो कंपनी सी का अनसोल्ड कितना आ रहा है, कंपनी सी का अनसोल्ड है 30। ठीक है, 75 का 160% आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, तो ये आया 30, तो ये कितना आया 75। अब आप खुद देखो, ये 75 का 1.6 टाइम्स मुझे दिया। ठीक है, 75 का आप 60% निकाल दो भाई, कुछ 75 तो होगा ही होगा। और 75 का 6 गुना करना है, तो 75 का दुगना करता हूँ तो 150 आता है। ठीक है, और 75 का दुगना करता हूँ तो मैं 150 आता है, 15 यानी 45, 45 इसमें आप और। ठीक है, 5 का 10 8 4 11, दिस इज 120। तो दिस पोर्शन इज 125, दिस पोर्शन इज 120। ऑब्वियस सी बात है m इज ग्रेटर देन n आपके पास निकल कर। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। ठीक है, अच्छा सेट था। एक बार आई थिंक वैसे इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप प्लीज एक बार कमेंट करिए। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपका आज का आखिरी सेट है, ये भी बहुत अच्छा सेट आपका दिया हुआ है। छोटा सा टेबुलर दिया है, 3 क्वेश्चन का दिया हुआ। ठीक है, तो वैसे ना 3 क्वेश्चन के बहुत कम देखने को मिलेंगे, 4 क्वेश्चन का ये सेट बनना चाहिए आपका। भले ही डाटा देखो मैंने क्या किया है तो डाटा 4 क्वेश्चन के, भले ही 3 क्वेश्चन दिया वो आप ऐसे मतलब आप वो मत करना एनालाइज कि हाँ यार ये तो 3 क्वेश्चन का सेट है, 4 क्वेश्चन का आपको बनता ही। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है, इफ 120, ये आपको 4 स्कूल्स दिए हुए है ना, नंबर ऑफ बॉयज है जेड और वाई की फॉर्म में, दीज आर द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, अगर 120 न्यू बॉयज स्कूल आर को ज्वाइन कर लेते हैं, सॉरी, द न्यू स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल आर बिकम्स 50% मोर देन दैट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। स्कूल आर के टोटल स्ट्रेंथ आप देखो इनिशियल कितना था, जेड प्लस 160। अब वो क्या कह रहा है, अगर मेरे पास 120 बॉयज और ज्वाइन कर लेते हैं स्कूल आर, तो अब बॉयज कितनी हो गई भाई, जेड प्लस 160, गर्ल्स कितनी हो गई 120। तो ये जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। नई वाली स्ट्रिंग कितनी होगी, जेड प्लस 280 आ, है ना। भाई मेरे को 2 वेरिएबल दिए हुए हैं ना, जेड प्लस 4y है ना, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, इतनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, गर्ल्स है। क्लियर, ये एक नोट मुझे दिया हुआ, तो मैं तो पहले इसी को कनेक्ट करूंगा ना। ये पुरानी स्ट्रेंथ है, ये आपकी नई स्ट्रेंथ है, तो जैसे मर्जी आप कनेक्ट करो। जेड प्लस 160 का 1.5 टाइम्स आप निकाल दो, 50% ज्यादा हो गया। दिस पोर्शन इज इक्वल टू जेड प्लस 280। ठीक है, अब जैसे मर्जी आप इसको कैलकुलेट कर लो भाई, ये कितना आ जाएगा, 3z प्लस 16 किया कितना होगा 480, और दिस इज 2z प्लस 560। जेड है ना 560 और 480 का जो गैप आएगा वो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो आप अभी लिखना चाहो जेड की वैल्यू तो आप अभी लिख लीजिए भाई, आपकी चॉइस है, वरना तो क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा है आप वैसे वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देख लो जेड प्लस 80 प्लस 4y, वाई अभी नहीं निकाल सकते, तो 160 प्लस 5y यहाँ पर आ जाएगा, जेड तो 80 है ही, 80 प्लस 7y। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या क्या इसके दिए हुए हैं। The total strength of Q and S is same, and the number of boys in school P is A% of the total student in school P. Find the difference between the sum of girls in P and Q together and sum of girls in R and S together is P. देखो सारा पंगा किसका होगा, हर क्वेश्चन ये तो अपने को समझ में आ गया ना, क्या होगा कि सारा जो पंगा है वो आपका y से रिलेटेड है। हर बार y की अलग अलग वैल्यू निकलेगी, हर बार मेरे पास स्ट्रेंथ क्या होंगी, चेंज होती चलेगी। ठीक है, अब इसने किस किस का स्ट्रेंथ इक्वल दिया था आपको, Q और R का आपको इसने इक्वल दिया। एक मिनट रुको भाई,
सॉरी भाई सॉरी, Q और S का जो स्ट्रेंथ है वो इसने आपका इक्वल दिया। Q और S का स्ट्रेंथ आप देख लो पहले कितना है, मतलब पहले Q का निकाल लो भाई, ये 160 प्लस 5 200 यानी 360 प्लस 5y, तो ये आ गया। इसको आप बराबर करोगे 8 और 8 कितना आ जाएगा 16, 16 प्लस यानी 160 प्लस 7y, ठीक है। गैप देखो 200 का है ना, ये कितना आ रहा है 2y, y की वैल्यू कितनी आ रही है 100। चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक एक जीरो सब में से हटाते चले जाओ, क्योंकि सारे 10 के मल्टीपल आ रहे हैं ना, ठीक है। एक एक जीरो हटा दो तो 2 डिजिट के नंबर्स में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। y आपका 110 मान लो, z आपका 80 है तो आप उसको क्या मान लो भाई 8 मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब अपने पास y निकल गया, मांग क्या रहा है द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल P, है ना, नंबर ऑफ बॉयज आ जाए स्कूल P के कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल P, दिस इज z प्लस 4y, दिस इज 80 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 400 प्लस 80 कितना हो जाएगा 480। क्लियर है ना, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है जो डुएबल है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज 480। अब चाहिए क्या, ये पोर्शन निकल गया 480, 480 is a% of the total students in school की। तो स्टूडेंट गर्ल्स तो भाई फिक्स है ना आपके पास, गर्ल्स कितने दी हुई है 120, अगर ये पोर्शन 480 आ रहा था 120 है, तो टोटल जो हो जाएंगे स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 600 हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप ये निकाल दो, ये 480 is how much percent of 600, सिंपल है, दिस इज 80%, a की वैल्यू आ गई 80। मान क्या रहा है, गर्ल्स ऑफ P प्लस क्यू का इन दोनों का सम और आर एन एस इन दोनों के सम का गैप आपसे मांग, ठीक है। तो बस आप देख लो P और Q की कितनी गर्ल्स हैं भाई, 120 प्लस 200 कितना हुआ 320, 320 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 240, ठीक है। इनका भी जो गैप है वो कितना आ रहा है मेरे पास 80 आ रहा है, ठीक है। 120 प्लस 80 दी हुई थी आई थिंक 200, 120 प्लस 200, ये दिस इज द सम ऑफ गर्ल्स इन पी एंड क्यू, दिस इज 320। क्यू और आर का आप सम देखोगे तो कितना आना चाहिए आपके पास, क्यू और आर का सम, क्यू और आर का सम ये वाला देखो, दिस इज 160 प्लस 80, दिस इज 240, ठीक है। तो नंबर्स थोड़े से इधर मतलब ऐसे थोड़ा सा हॉच पॉच हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ अलग सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब इस डाटा को हटा देंगे क्योंकि हर बार मेरे पास क्वेश्चन में क्या होगा डाटा चेंज हो रहा है। तो दिस इज 2 क्यू प्लस आर, आर प्लस एस का एस, इन दोनों का गैप है 80, ठीक है। ए की भी वैल्यू 80 और नेक्स्ट जो मेरे पास आ रहा है बी, उसको क्या दिया दैट इज बी, ए इक्वल टू बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो इस वाली कैलकुलेशन को आप हटाओ भाई पहले तो, है ना, कंफ्यूजन ना हो, पुराना डाटा हम लोग ना लें, ठीक है। ठीक, इसको आप हटा दीजिए। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब देखो दोबारा सेकंड दैट इज सेम सिचुएशन, the total student S is R1 22.22% more than that of P, 22.22% पता होना चाहिए, 1/9 कितना होता है 11.11% ना, तो वो 2/9 ज्यादा है, तो रेशियो जो कितना आ जाएगा दैट इज 11/9 आ जाएगा मेरे पास, यानी टोटल स्टूडेंट S के और P के किस रेशियो में 11/9 की रेशियो, ठीक है। अगेन y मुझे नहीं पता है ना, तो y निकालूंगा, तो इसके आप स्टूडेंट देख लो, देखो ये कितना था मेरे पास z, यानी z की जो वैल्यू थी 80, 80 प्लस 7y प्लस 80, दिस इज 160 प्लस 7, क्लियर, ये वाला पोर्शन, और ये कितना मेरे पास 120 प्लस 200 प्लस 4y, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 11/, क्लियर। वहीं पे कर लेते हैं भाई, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो 160 प्लस 7y ओवर 200 प्लस 4y, दिस इज 11/9, ठीक है। तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144, दैट इज 144, 9 सत्ते 63, 63y और 11 दूनी 22 यानी 2200 प्लस 44y आपके पास आ जाएगा यहाँ से। और इसका गैप देखो पहले तो आप भाई 63 और 43, 20 और एक 19y, तो ये आ जाएगा मेरे पास, और ये कितना आ जाएगा 1400 में से अगर 800 जाता है 40 और चला गया, है ना, एक बार देख लो, 14 और 22 का गैप होता है 800, ठीक है, 800 और ये आ गया 40, 40 और दिस इज 760, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 40, 19 चौक 76, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ बॉयज मांग रहा है, तो भाई अभी अभी बॉयज देखा, दैट इज 80 प्लस 7, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 4 into 7, 7 चौक 28 प्लस 80, 8 और 8 16, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 360 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है, वो आप इसको कर लो। यहाँ पर इसने साफ साफ आपको दे दिया, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड तो भाई 80 निकल कर आ रहा था, वैल्यू ऑफ वाई जो ने मेरे पास निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, इसका 50% आप ज्यादा कर दो, ये आ जाएगा 120, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, तो सेंट्रल एंगल आपको निकालना है, ठीक है। अब वे ऑफ कैलकुलेशन अगेन दैट इज योर्स, जैसे मर्जी आप कर लो, y भी पता है मुझे और मुझे क्या पता चल गया, x भी मुझे पता चल गया। आप देखो 2z, z और z 2 3 4 5, 5z तो ये हो गया मेरे पास, ठीक है। 5z ये हुआ, प्लस 5 4 9, 9 6 15, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 16 वही आ जाएगा, ठीक है। 7 5 12, 12 और 4 16, ठीक है। ये आएगा मेरे पास टोटल स्टूडेंट, पहले आप निकाल लो, प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 320, 320 400, 400 500, दिस इज 560, ठीक है। 16 चौक 64, 640, तो ये आया 8 पंजे कितना हो जाएगा मेरे पास, नहीं सॉरी दिस इज नॉट 40, दिस इज 120 ना, दिस इज 120, 16 मल्टीप्लाई 120, 16 को 12 से करता हूँ, दिस इज 1920, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, 1920 और प्लस मेरे पास 8 पंजे 40, 400 प्लस 560 को कैलकुलेट करना है, दिस इज 8 5 और 9 9 18 और करीब 2, दिस इज 2880 इज योर टोटल स्ट्रेंथ। और Q का आपको निकालो, Q की टोटल स्ट्रेंथ निकालो, 8 दूनी कितना हुआ भाई 16, 160 और 12 पंजे 60, ये हो गया, तो 16 और ये कितना हो जाएगा और प्लस 200 आ जाएगा, ठीक है। तो 800, दिस इज 960 आ जाएगा, ठीक है। 960 ओवर कितना था, दिस इज 2880, ठीक है। तो भाई 960 का ये कितना टाइम्स है, ये 3 टाइम्स ही, तो दिस इज 1/3, 1/3 360 डिग्री के लिए आप क्या करोगे भाई, डिग्री में चाहिए तो फ्रैक्शन ही तो मुझे देखना है ना। देखो क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, थोड़ा जल्दी इसलिए करो कि सिर्फ कैलकुलेशन है। देखो 960 आ गया, जेड की वैल्यू पुट करी, वाई की वैल्यू पुट करी, अब क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू के टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 960, टोटल स्ट्रेंथ कितना है, दिस इज 2880, ऐसे ही तो निकालते हो परसेंटेज, तो फ्रैक्शन कितना आया 1/3, अब डिग्री में चाहिए 360 का इसको करना है, दिस इज 120, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो आप सारे क्वेश्चन एक बार खुद से आप ट्राई करना, थोड़ा सा ये सेशन कराने का आपका मतलब है, थोड़ा सा आपका क्या है, टाइम बॉक्स में आप इसको करो और सारा सिनेरियो देखो कि 2023 में 2024 में किस तरीके के सवाल आए, ठीक है। तो इस 25 क्वेश्चन में से आप मान के चलो कम से कम 12 क्वेश्चन है ना, 50% के आसपास, 45-50% के आसपास आपके PYQs जो 2024 के ओल्ड क्वेश्चन है, बाकी है ना मैंने आपके लिए ऐड किए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना, तो सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। तो आप इनको अटेम्प्ट करो, फिर भी कोई भी समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन को लेके, है ना, तो आप प्लीज आप कमेंट करिएगा भाई। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि यूजफुल है, ठीक है, अब RRB से आज का आपका आप एक ये वाला सेशन करो, उसके बाद आपकी नई सीरीज स्टार्ट होगी, 1 महीना है, ठीक है। 1 महीने में होते हैं 30 दिन, 30 दिन में अगर मैं बोलूँ आपसे 20 सेशन भी अगर मैं हम लोग प्लान कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो ज्यादा जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न है ना, उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। और हाँ, स्टार्टिंग के जो जो 10 सेशन होंगे ना, आधे सेशन, उसमें थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स होंगे। एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल एग्जाम आपका आया है उस लेवल का लास्ट ईयर्स के, उससे 5 10 10 10 15 20% क्वेश्चन ऊपर ही रहेंगे स्टार्टिंग के लेवल में, 10 सेशन में, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ पोर्शन ऐसा रहेगा, यानी 20 से 30%, 20% के अराउंड, जो आपका क्या है, थोड़ा सा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो कमेंट करना आप भाई, आप प्लीज इसको वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आपको भी आपका स्टडी सर्कल है फ्रेंड्स में, है ना, जो भी आपके पास नोन्स हैं जो RRB PO मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PO क्लर्क की, अब प्लीज भाई उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, ओके। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो मेरे भाई। अगर कोई भी कमेंट आता, अगर कोई भी आपको समस्या होती है ना, 1 मिनट रुको यार, इस वीडियो को लेके, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होता है एक्सप्लेनेशन में, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है, तो आप प्लीज कमेंट करिए, ओके। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।